हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो पैडवॉक गेट एंड डीएससी क्रैकर कोर्स है उसके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 1 के सॉल्यूशन जो वीकली टेस्ट सीरीज है हमारी। तो ये वीडियो मेनली जो गेट एंड डीएससी क्रैकर बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए भी है जो लोग भी देखना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं पैडवॉक ज्वाइन करने का कि किस टाइप का इंटरफेस है टेस्ट सीरीज का या किस लेवल के क्वेश्चंस हैं और कैसे हम यहाँ पर डील करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चंस हैंड रिटन फॉर्म में है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी इंटरफेस पूरा। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैंड रिटन फॉर्म में है, लेकिन बाकी पूरा इंटरफेस बिल्कुल गेट के जैसा ही है। और यहाँ पर इसलिए भी हमने रखा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्म में, जिससे कि आपको एरर फ्री टेस्ट सीरीज मिल पाए। क्योंकि जो स्टेजेस होते हैं टेस्ट सीरीज के, क्वेश्चंस फ्रेम करना, फिर उसको टाइपिंग में देना, उसके बाद एरर करेक्शन करना, फिर जब वो अपलोड होते हैं तब भी वहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो इन सभी से आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज रखी गई है बिल्कुल हैंड रिटन फॉर्म में। और दूसरी एक और चीज़ है कि शो ऑफ करने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं और मैं शो ऑफ करना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जेन्युइनली सिर्फ आपको स्टडी के लिए आपको प्योर यहाँ पर स्टडी मिलने वाली है। तो एक बार चलिए मैं आपको सबसे पहले शो कर देता हूँ कि कैसी टेस्ट सीरीज थी, कैसे क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो एक बार मैं अगर आपको शो करूँ, जैसे जब आप ये गेट एंड डीएससी क्रैकर बैच में जाएंगे तो अभी जैसे गेट एंड डीएससी क्रैकर बैच में 20 लेक्चर्स विदाउट अ सिंगल ड्रिप ब्रेक हमने यहाँ पर लिया है। आप इसके कंटेंट सेक्शन में देख सकते हैं जो भी हमारे लेक्चर्स हैं। अभी 3 आवर्स के लेक्चर्स लग रहे हैं क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 3 आवर्स की ही क्लास में कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पर 20 अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊँ तो इस टाइप से हमारे पास ये टेस्ट सीरीज़ होती है। यहाँ पर इस टाइप से हैंड रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, ये आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पैलेट है। यहाँ पर आपके पास 2 सेक्शंस हैं, एमसीक्यू और एनएटी। तो जो फर्स्ट टेस्ट था हमारा उसमें मैंने 8 एमसीक्यू रखे थे और 7 एमसीक्यू और 8 एनएटी क्वेश्चंस रखे थे। तो ये आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। जब आप इसमें अटैम्प्ट करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर आपने करेक्टली अटैम्प्ट किया तो यहाँ पर दिखाएगा यस यू आर राइट। और जो भी आपके पास है एनालिटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे एनालिसिस में कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया या दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये इस टाइप से हमारे पास टेस्ट सीरीज है। जैसे आप सेक्शन स्विच भी कर सकते हैं, एनआईटी में जा सकते हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके जो भी आपको सॉल्यूशंस लगते हैं वो आप एंटर करके, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव आंसर करना है तो पहले जैसे आपने 60 लिखा और उसके बाद फिर साइन आपको चेंज करके यहाँ पर माइनस करना है तो -60 हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं। आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप दे सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 1 हमारा हो चुका है और कल संडे को हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2 है, जिसमें अभी जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ये मैं बेसिक्स आपके अच्छे हो पाएँ, बेसिक्स में आप समझ पाएँ कि किसी फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यू क्या होगी, इससे आप कंफर्टेबल हो सकें। जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि अगर किसी एक इंस्टेंट पर बस आपसे वैल्यू पूछी गई है फंक्शन की, तो आपको वो पूरा फंक्शन प्लॉट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको इस टेस्ट में आज दिखेंगी, जो क्वेश्चंस हैं उसमें दिखेगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ कल जो सेकंड टेस्ट होने वाला है आपके अपने इंटरफेस को चेक करने के लिए, मैं वो टेस्ट फ्री भी कर दूंगा। एक टेस्ट आपके पास फ्री होगा, आप पैडवॉक ऐप बस ज्वाइन करके आप देख भी सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारे वीकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन था हमारे पास। पहले मैं एमसीक्यू सेक्शन से शुरू कर रहा हूँ। 7 एमसीक्यूज हैं और 8 एनएटी क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्टली मैं बताऊँगा कि कैसे आपको सॉल्व करना था। और अभी मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स का 4 लेक्चर्स मैंने आपके लिए डेमो लेक्चर के फॉर्म में इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड भी कर रखा है। तो मुझे लगता है अगर आप वो 4 लेक्चर्स भी देख लेंगे तो आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स किस तरह से पढ़ना चाहिए ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको टीचर की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप खुद में अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो उन सिर्फ 4 लेक्चर्स को देखकर ही आप सिग्नल्स एंड सिस्टम को पढ़ने का एक बहुत अच्छा अप्रोच आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x ऑफ t दैट इज 20 सिंक ऑफ 4 टाइम्स t माइनस 2 एंड x2 ऑफ t इज सैम्पलिंग ऑफ k टाइम्स 3t माइनस 10। पूछा गया कि अगर एरिया ऑफ x ऑफ t एरिया ऑफ x2t के बराबर हो तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में समझनी थी। पहली चीज़ तो ये कि हम देख चुके हैं कि एरिया ऑफ
अगर हम सिंक फंक्शन की बात करते हैं तो सिंक ऑफ टी फंक्शन का एरिया 1 है, ये आप देख चुके हैं। और अगर हम एरिया की बात करते हैं सैम्पलिंग फंक्शन की, तो सैम्पलिंग फंक्शन के एरिया की वैल्यू पाई है। और आपको इन दोनों फंक्शंस के बीच का रिलेशन भी पता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें ये पता है कि अगर एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, अगर इसके एरिया की वैल्यू ए हो, अगर हम इस एक्स ऑफ टी पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक दूसरा सिग्नल फाइंड करें, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड रिवर्सल लिया, एम्पलीट्यूड स्केलिंग की, और हमने टाइम रिवर्सल लिया, टाइम स्केलिंग की, और टाइम शिफ्टिंग कर दी, तो अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल का एरिया ए है तो आपको ये पता होता है कि एरिया पर एम्पलीट्यूड रिवर्सल का इफेक्ट है। अगर एरिया ए है तो माइनस ए हो जाएगा एम्पलीट्यूड रिवर्सल के बाद। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट है, अगर एरिया है तो के से स्केलिंग के बाद एरिया की वैल्यू ए इंटू के हो जाएगी। और एरिया पर आपके टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, एरिया पर आपके स्केलिंग का भी इफेक्ट है। जितने टाइम्स आप टाइम में स्केल करेंगे एरिया उतने फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए अगर एक्स ऑफ टी का एरिया ए हो तो आपको ये पता है कि इस फंक्शन का जो एरिया होगा वो माइनस के अपॉन अल्फा टाइम्स ए के बराबर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। तो इसलिए अगर आप इस सिग्नल को देखते जो हमारा x1t है, दैट इज 20 सिंक ऑफ 4 इंटू टी प्लस 2, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि अगर हमारा सिर्फ सिंक ऑफ टी होता तो एरिया की वैल्यू 1 है। अगर आपने इसमें पहले टाइम शिफ्ट कर दिया, अगर आपने सिंक ऑफ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज इसको आप, अगर आपके पास की सिग्नल है x1t, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 20 सिंक ऑफ 4t प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो अगर आपको ये पता है कि सिंक ऑफ टी का एरिया 1 है तो बारी बारी से ऑपरेशंस का इफेक्ट देखते जाइए। अगर आपने पहले सिंक टी पर 8 से टाइम शिफ्टिंग की तो आपको पता है कि टाइम शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंक ऑफ टी प्लस 8 का एरिया भी 1 होगा। और आप लेफ्ट मूव करके आपको दिखा टाइम स्केलिंग, मतलब सिंक ऑफ 4t प्लस 8 फंक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, जितने टाइम्स आपने टाइम स्केलिंग की है एरिया उतने से डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब इसके बाद और जो ऑपरेशन आपको दिख रहा है 20 से एम्पलीट्यूड स्केलिंग, तो जितने टाइम्स आप एम्पलीट्यूड में स्केल करते हैं एरिया उतने ही से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब फाइनली जो आपका सिग्नल था x1t, दैट इज 20 टाइम्स सिंक ऑफ 4t प्लस 8, इस फंक्शन का एरिया, जो भी यहाँ तक आपने एरिया फाइंड कर लिया, 20 से आपने एम्पलीट्यूड स्केल किया तो 20 से ये एरिया भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 इंटू 1/4 से इस एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने x1t का एरिया फाइंड कर लिया। ऐसे ही अगर आप x2t सिग्नल को देखें तो x2t सिग्नल को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज सैम्पलिंग ऑफ 3kt माइनस 10, 3kt माइनस 10k, इसको हम लिख सकते हैं 3kt माइनस 10k। ठीक है, अब फिर से आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगाकर देख लीजिए कि एरिया पर क्या इफेक्ट आया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर पेन चेंज कर लूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ सैम्पलिंग ऑफ टी होता, सिर्फ सैम्पलिंग ऑफ टी होता तो एरिया की वैल्यू पाई थी। अगर हमने उसमें टाइम शिफ्ट किया तो टाइम शिफ्टिंग से एरिया को फर्क नहीं पड़ता, तो 10 माइनस टी माइनस 10k, इसका भी एरिया पाई ही होगा। लेकिन उसके बाद आपने अगर इसको 3k से टाइम में स्केल कर दिया, जो t है वो रिप्लेस हो रहा है 3kt से, मतलब अगर आप अब टाइम में स्केल कर देंगे 3k से, तो जितने टाइम्स आप टाइम में स्केल करेंगे एरिया उतने फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए आप फाइनली लिख सकते हैं कि x2t फंक्शन का एरिया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x2t फंक्शन का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इतने तक एरिया पाई आ गई थी वैल्यू, आपने 3k से टाइम में स्केल कर दिया तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 3k, एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 3k। तो अब अगर आपको गिवन है कि x1t और x2t का एरिया सेम है, मतलब आपको सिर्फ इक्वेट करना है पाई अपॉन 3k को, किससे आपको इक्वेट करना है पाई अपॉन 3k को 5 से। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज अगर आपने इक्वेट कर दिया पाई अपॉन 3k इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आप वैल्यू देख सकते थे k की, k इज इक्वल्स टू लिख सकते थे आप पाई अपॉन 3 इंटू 5 से वैल्यू क्या आ जाती 15। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट होता वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई अपॉन 15। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, दैट इज पाई अपॉन 15, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे पैडवॉक गेट एंड डीएसई क्रैकर बैच के, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा MCQ नंबर 2 पूछा गया आपसे, कंसीडर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एक एक्स ऑफ एन सीक्वेंस गिवन है आपके पास। इफ एक्स ऑफ एन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट रैम्प सीक्वेंसेज ओनली, देन द स्लोप ऑफ रैम्प अकरिंग एट n इक्वल्स टू 3 इज ए। तो पूछा गया आपसे द वैल्यू ऑफ 5 इज। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे आप अगर जानते हैं रैम्प फंक्शन के टर्म्स में किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना,
कंटिन्यूस टाइम अगर आपका सिग्नल है तो आप किसी भी सिग्नल को रैम्प के टर्म्स में डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट सीक्वेंस है तो किसी भी सीक्वेंस को आप एक स्टेप में डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेप सीक्वेंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को आप डायरेक्टली एक स्टेप में इन टर्म्स ऑफ रैम्प सीक्वेंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी रिजल्ट सिखाया है कि अगर हम पहले स्टेप के टर्म्स में कर लें, उसके बाद भी हम सभी स्टेप फंक्शंस को भी रैम्प के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जिसके लिए क्या एक्सप्रेशन था आपके पास, अगर आप लिखते हैं u ऑफ n तो हमारे पास ये वैल्यू होती है r ऑफ n प्लस वन माइनस ऑफ r ऑफ n। इसी में अगर आपने मान लीजिए n को रिप्लेस कर दिया n प्लस या माइनस n नॉट से, तो हर जगह n हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो आप u ऑफ n प्लस या माइनस n नॉट, इसकी वैल्यू को भी लिख सकते हैं r ऑफ n प्लस माइनस n नॉट प्लस वन एन माइनस ऑफ r ऑफ n। ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो r ऑफ n प्लस माइनस n नॉट, जिससे कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमें एक स्टेप सीक्वेंस है u ऑफ n प्लस सेवन, इसको आप रैम्प सीक्वेंसेस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो जो ये फंक्शन है स्टेप, ये सेकेंड टर्म जो रैम्प का आता है वो सेम आता है, मतलब उसके ब्रैकेट का टर्म सेम रहेगा। मतलब ये u ऑफ यहाँ तो आप लिख दीजिए n प्लस सेवन, और यहाँ पर इससे आपको वन ज़्यादा लिखना है। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, u ऑफ n प्लस एट, तो एक्चुअली इट इज़ r ऑफ n प्लस सेवन, और ये वैल्यू है आपकी r ऑफ n प्लस एट। तो इस तरह से या तो आप इस सीक्वेंस को पहले स्टेप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते, और उसके बाद हर एक स्टेप फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर देते किन के टर्म्स में, रैम्प फंक्शन के टर्म्स में, तो ये सीक्वेंस अल्टीमेटली रैम्प फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाता। उसके बाद आपसे बोला गया कि n इक्वल्स टू 3 पर जो रैम्प फंक्शन आ रहा है उसका स्लोप a है, तो आपसे 5a की वैल्यू पूछी गई। अब यहाँ पर मैं इतना नहीं बताकर आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे आप इस सीक्वेंस को रैम्प सीक्वेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो अगर आप इस सीक्वेंस को पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, तो ये आपके पास n के रिस्पेक्ट में आपका x ऑफ n सीक्वेंस है, जिसमें जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं वो वैल्यूज़ हैं आपके पास, लेफ्ट साइड से प्लॉट करना शुरू कीजिए। ओरिजिन पर आपके पास वैल्यू है 4, ओरिजिन पर आपके पास ये वैल्यू है 4, ओरिजिन से जस्ट पहले वैल्यू है -2, ये हमारे पास वैल्यू है -2, उसके पहले वैल्यू है +3, ये 4 से थोड़ी सी कम हाइट हमने यहाँ पर शो कर दी +3। ओरिजिन के जस्ट बाद आपकी वैल्यू है -1, तो ये हमारे पास हमने सीक्वेंस ले लिया -1। इसके बाद आपके पास वैल्यू है +5, तो ये हमारे पास वैल्यू है +5, और इसके बाद वैल्यू थी आपके पास -2, तो ये हमारे पास वैल्यू है -2। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको पहले इसको डायरेक्टली रैम्प फंक्शन के टर्म्स में अगर देखना था रिप्रेजेंट करके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये पता है कि इसके पहले का सैंपल कितना है, 0, इसके पहले के सभी सैंपल 0 हैं, इसके बाद के सभी सैंपल 0 हैं। तो अगर आप इसको रैम्प फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अगर मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूं, अगर आप इससे एक रैम्प फंक्शन के शेप में अगर आप इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर ले, पहले ये आपको दिख रहा है, जो हमारे पास वैल्यूज़ जैसे जैसे चेंज हो रही है, बस आपको टिप्स को मिलाते हुए या आपने इसको एक कंटिन्यूस रैम्प फंक्शन का जैसा शेप होता है उस फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये आपने कंटिन्यूस रैम्प फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। गलती क्या नहीं करनी, यहाँ पर आपका सिग्नल एंड नहीं हो रहा, सिग्नल आपका नेक्स्ट सैंपल में 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर शो करेंगे कि हमारे पास एक रैम्प और है, और इसके बाद फिर ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। तो अब इतना कर देने के बाद आपको सभी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेंशन कर देना है। तो सभी स्ट्रेट लाइन का अगर आप स्लोप मेंशन करेंगे तो क्या वैल्यूज़ हैं स्लोप की, अगर आपने सभी स्लोप्स को आइडेंटिफाई किया तो ये हमारे पास n इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, ये n इक्वल्स टू -1 है, ये -2 है, ये -3 है, यहाँ पर हमारे पास n इक्वल्स टू +1 है, ये n इक्वल्स टू +2 है, और ये n इक्वल्स टू +3, ये n इक्वल्स टू +4। तो हमसे पूछा गया इस n इक्वल्स टू 3 पर जो रैम्प आएगा उसका स्लोप कितना है, उसको a मान लिया गया और 5a की वैल्यू पूछी गई। तो अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको इस पूरे सिग्नल को तो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला नहीं गया, तो सिर्फ आपको अगर ये देखना है कि n इक्वल्स टू 3 पर आने वाले रैम्प का स्लोप कितना था, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, 3 के पहले जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना है, 2 से 3 तक चलने में, मतलब 1 यूनिट टाइम में चलने में इसकी वैल्यू 5 से डिक्रीज होकर -2 हो गई, मतलब डिक्रीमेंट टोटल -7 का आया 1 यूनिट टाइम में, तो आप कहेंगे इस रैम्प का स्लोप है -7। और अगर आप इस रैम्प को देखते हैं, इसके 3 के जस्ट बाद जो आपने रैम्प प्लॉट किया है, तो 3 से 4 1 यूनिट टाइम में चलने में आपकी वैल्यू -2 से इंक्रीज होकर 0 हो गई, मतलब +2 का चेंज आया। तो +2/1 मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है +2। तो अगर आपसे पूछा गया कि n इक्वल्स टू 3 पर जो रैम्प आया उसका स्लोप कितना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, n इक्वल्स टू 3 के जस्ट बाद का स्लोप माइनस n इक्वल्स टू 3 के जस्ट पहले का स्लोप।
तो 2 माइनस ऑफ -7 से आपको ये पता चल गया कि जो वैल्यू आपसे ए बोली गई, ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस ऑफ -7 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट भी आ गया कि 5a की वैल्यू कितनी होगी 45। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका करेक्ट था वो कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये एक्स ऑफ एन है, एक स्टेप में कितने लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, अगर हम इसको स्टेप फंक्शन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे बिना कुछ प्लॉट किए तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3u ऑफ एन इक्वल्स टू -2 है तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास वैल्यू +2, -5u ऑफ n + 1 +6u ऑफ n, -5u ऑफ n - 1 +6u ऑफ n - 2, then it is -7u of n - 3 and then +7u of n - 4। तो कितने लोग ये आप समझ पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं पैडवॉक के, आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये कैसे लिखा। बस आपको क्या देखना है, अगर हमारा प्रीवियस सैंपल से नेक्स्ट सैंपल की वैल्यू चेंज हुई है, इसका मतलब वहाँ पर कोई स्टेप फंक्शन आया है। तो अगर इस 3 के पहले कुछ नहीं था, मतलब ये वैल्यू 0 थी, तो अगर 0 से सैंपल चेंज होकर 3 हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा एक रैंप आया इस इंस्टेंट पर, मतलब n इक्वल्स टू -2 पर एक स्टेप आया, उस स्टेप का एम्पलीट्यूड कितना है, तो इसमें से बस प्रीवियस सैंपल को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3 - 0 इज 3, इसलिए आपने लिखा 3 यूनिट का स्टेप फंक्शन आया, किस पॉइंट पर आया, ये n इक्वल्स टू -2 पर, तो आपने लिख दिया फंक्शन n + 2। ऐसे ही नेक्स्ट सैंपल 3 से चेंज हो गया, मतलब एक और स्टेप फंक्शन आया कहाँ पर, n इक्वल्स टू -1 पर, कितने का चेंज आया, -2 -3 मतलब -5 का चेंज, तो आपने लिख दिया -5u ऑफ n + 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एक स्टेप में इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ स्टेप, और इस रिजल्ट को यूज़ करके जैसे आपको लिखना होता है u ऑफ n + 2, तो इसको क्या लिखते हैं रैम्प फंक्शन के टर्म्स में, r ऑफ n + 3 माइनस ऑफ r ऑफ n + 2। तो इस तरह से आप सभी रैम्प को, स्टेप को रैम्प के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते थे, और फिर ये देख सकते थे कि n इक्वल्स टू 3 पर जो रैम्प आ रहा है उसका स्लोप कितना है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा एग्जाम में जो पूछा जाए उसी पर फोकस रहिए। उसको एग्जामिनर को ये दिखाने की जरूरत तो है नहीं कि आपको कितना आता है, आपको फंक्शन प्लॉट करने आता है या नहीं, या आपको स्टेप को रैम्प में कन्वर्ट करने आता है या नहीं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था, कितने सेकंड्स का क्वेश्चन था, 10 सेकंड्स का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल x of t is 10 cos 2 628t is sampled at 2 Hz, फंडामेंटल पीरियड ऑफ सैम्पल्ड सीक्वेंस x of n। तो एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पर सैम्पलिंग अप्लाई करके उसको पहले एक डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में बदला गया, और फिर पूछा गया कि अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पीरियड पूछा गया। तो सबसे पहली चीज़ है x of n हमें कैसे मिलेगा, तो ये आपको पता है, अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो जो आपका x of t फंक्शन है, अगर आप उसमें t की जगह पर nts पुट कर देंगे तो आपको आपका सीक्वेंस x of n मिलेगा। यहाँ पर ts आपको फाइंड करने के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज गिवन थी, मतलब अगर आप यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2 हर्ट्ज है तो सैम्पलिंग इंटरवल की वैल्यू 1/fs से आप फाइंड कर सकते थे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास ये जो x of t सीक्वेंस है, अगर इसी में आपने x of n फाइंड करने के लिए क्या किया, 10 cos 628t, इसकी वैल्यू अगर आप t इक्वल्स टू n इंटू ts मतलब n/2 पर अगर आप देख लेंगे तो आपको x of n सीक्वेंस मिल जाएगा। तो x of n सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 cos ये हमारे पास आ गया 628 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 314, t की जगह पर क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस आ गया, और इसकी पीरियोडिसिटी पूछी गई, इसका पीरियड कितना होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के पीरियोडिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि ω/2π हमेशा, ये जो चीज़ है ये हमारी एक रैशनल नंबर होनी चाहिए, ये हमेशा रैशनल होना चाहिए, तभी जो टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को आप इंटीजर में तब कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, जब आपके पास जो नंबर है वो रैशनल नंबर हो। क्योंकि जब आप डिस्क्रीट का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं तो आप लिखते हैं n इक्वल्स टू 2π/ω0 इंटू स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो चाहे आप ω/2π देखें या 2π/ω0 देखें, ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एक रैशनल नंबर होनी चाहिए, तभी आप उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इंटीजर वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए कि जो ω0/2π एक रैशनल नंबर आए, आपने देखा था हमेशा डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के फ्रीक्वेंसी में पाई का टर्म होना चाहिए, वो भी पाई का सिर्फ सिंगल पावर होना चाहिए, ये नहीं कि पाई स्क्वायर है या पाई 1/π है।
तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिखा कि इस डिस्क्रीट टाइम जो आपके पास सीक्वेंस बना उसमें अगर पाई मिसिंग है, इसको ऐसे नहीं समझना है कि 314 को हम 100 पाई लिख देंगे, क्योंकि 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, इसको आप 100 पाई लिख करके सॉल्व कर ले। तो इसलिए अगर इसके फ्रीक्वेंसी में पाई का टर्म मिसिंग है तो ये सिग्नल कभी भी पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। तो अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो उसके पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब इसमें मिस्टेक करवाने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट इस 314 को क्या ले लें, इसको 100 पाई मान लें। जैसे ही आपने 100 पाई माना आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस तभी पीरियोडिक हो गए, सभी कंडीशन सब देख चुके हैं, जब उसकी फ्रीक्वेंसी में पाई का सिंगल पावर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडर अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फॉर विच इनपुट आउटपुट रिलेशन इज गिवन एज y ऑफ n इज दिस। ये आपके पास गिवन है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और आपको बता दिया गया कि y ऑफ -1 की वैल्यू 2 है और x ऑफ k की समीशन की वैल्यू 0 से 3 तक कितनी है? 6 है। तो पूछा गया आपसे वैल्यू ऑफ y ऑफ n एट n इक्वल्स टू 3 इज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी इस टाइप के डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस पर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास yn की इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसमें n इक्वल्स टू 3 तक जाना चाहते हैं, n इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू देखने के लिए, तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें n की वैल्यू 0 से पुट करना शुरू कीजिए। अगर हम यहाँ पर yn में n की वैल्यू 0 पुट करते तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलती? यहाँ n 0 पुट किया तो पूरे इक्वेशन में n 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? y ऑफ -1 प्लस 5 टाइम्स x ऑफ 0। अब y ऑफ -1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? y ऑफ -1 इज 2। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 2 प्लस 5 टाइम्स x ऑफ 0। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपने n की जगह 1 पुट किया तो y ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, तो ये 1 - 1 से वैल्यू मिलेगी y ऑफ 0 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 5x ऑफ 1। y ऑफ 0 आप फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 5x ऑफ 0 एंड प्लस 5x ऑफ 1। क्या आ गया आपके पास? y ऑफ 1 आ गया। इसी प्रोसीजर को रिपीट कीजिए अंटिल n इक्वल्स टू 3। तो अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y ऑफ 1 प्लस 5 टाइम्स x ऑफ 2। y ऑफ 1 फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 प्लस 5x ऑफ 0 प्लस 5x ऑफ 1, 5x ऑफ 1 एंड प्लस 5x ऑफ 2। ठीक है, ये तो ये आपको क्या मिल गया? y ऑफ 2 मिल गया। फाइनली y ऑफ 3 फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने n की जगह 3 पुट किया, तो हमारे पास y ऑफ 3 की वैल्यू आई, दैट इज यहाँ 3 पुट किया, यहाँ भी 3 पुट करेंगे, y ऑफ 2 प्लस 5 टाइम्स x ऑफ 3। y ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 5x ऑफ 0 प्लस 5x ऑफ 1 प्लस 5x ऑफ 2, और यहाँ से एक और टर्म क्या लिखना है आपको? 5x ऑफ 3। तो ये आ गया आपके पास 5x ऑफ 3। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज 2 प्लस, अगर आप 5 कॉमन कर लें तो x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 एंड प्लस x ऑफ 3। अब अगर आप देखें तो इसी की वैल्यू आपको समेशन के फॉर्म में गिवन है। ये जो समेशन है, समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू 3 x ऑफ k, तो जब आप k की वैल्यू 0 से पुट करना शुरू करेंगे तो यही वैल्यू आपको x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3 देगा। और इसकी वैल्यू कितनी मेंशन्ड है आपके पास? ये मेंशन्ड है वैल्यू 6। मतलब ये जो आपके पास टर्म है इसकी वैल्यू है 6 वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ गया, दैट इज 2 प्लस 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 32। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? ये ऑप्शन डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास a discrete time periodic signal x of n is 2 cos 4 pi n plus sin 3.5 pi n plus sin 9 pi n। पूछा गया इसमें से ये जो टर्म है sin 9 pi n, ये इस x of n के किस हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो x of n के किस हार्मोनिक को ये टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब आपको x of n की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता हो। अगर मान लीजिए हम कहें कि x of n की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 है और इस सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 है, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स देखने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी को x of n की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से सिंपली आपको डिवाइड करना होता है। ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर x of n की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो कि 3 पीरियोडिक सिग्नल से मिलकर के बना है, तो कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, अगर कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है जो कि एक से ज़्यादा पीरियोडिक सिग्नल के कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है, तो वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हमेशा डिस्क्रीट के केस में
पीरियोडिक सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली पीरियोडिक हो, तो पीरियोडिसिटी आपको चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। और आप ये जानते हैं कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के लिए जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं उनका आप क्या ले सकते हैं, HCF, या जिसको आप कहते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ से अगर आप देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ x ऑफ n, तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आप लिख सकते थे GCD या फिर HCF ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। क्या क्या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, कैसे कंपेयर करेंगे, a cos ओमेगा नॉट n, मतलब पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 पाई, नेक्स्ट a साइन ओमेगा नॉट n, दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास 3.5 पाई, और a साइन ओमेगा नॉट n तीसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास 9 पाई। इनका एलसीएम लेने के लिए अगर हम इस 3.5 को अगर हम 35/10 लिख दें, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, हमें GCD चाहिए किसका, 4 पाई, इसको हम 7 पाई/2 भी लिख सकते हैं। 2 से अगर आपने डिवाइड कर दिया 7 और ये 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास है 9 पाई। तो अब आपको HCF लेना आता है जो P/Q के फॉर्म के नंबर्स होते हैं। अगर इसके डिवीजन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 1 और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो GCD या HCF कैसे लेते हैं आप, न्यूमरेटर्स का HCF लेना है और डिनोमिनेटर्स का LCM लेना है। तो यहाँ से न्यूमरेटर्स का HCF कितना आ जाएगा, वो कौन सा नंबर है जिससे कि 4 पाई, 7 पाई और 9 पाई तीनों को डिवाइड करें और तीनों से हमें इंटीजर मिले। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है पाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया, हमें न्यूमरेटर्स का HCF मिला पाई और डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होता है, LCM। तो 1, 2 और 1 का LCM कितना होगा, 2। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है x ऑफ n सीक्वेंस की वो कितनी है, π/2 रेडियंस। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, रेडियंस। और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 पाई। तो इसलिए आपसे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स अगर पूछा गया इस टर्म का, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी इस सिग्नल का पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है 9 पाई, इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, π/2 से। पाई और पाई कैंसिल और 9 × 2 से वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। मतलब ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट था, 18th हार्मोनिक्स। इसे में आपको अगर देखना होता कि फंडामेंटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो आपने पता कर ली π/2, टाइम पीरियड कितना है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इंटू स्मॉलेस्ट इंटीजर m, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू थी आपके पास π/2, तो इंटू स्मॉलेस्ट इंटीजर m। ये ऑलरेडी आपको एक इंटीजर दिख रहा है, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 से 4 है, तो 4 अगर है तो डायरेक्टली आप लिख देंगे n = 4। इसके लिए आपने m की वैल्यू क्या सेलेक्ट की, तो आपने m की वैल्यू सेलेक्ट की 1। ये कभी भी एग्जाम में नहीं देखा था, आपको सिर्फ नंबर ऑफ टाइम पीरियड ये आपको देखना है n की वैल्यू कितनी है। इस सीक्वेंस को देख भी सकते थे प्लॉट करके कि ये हर 4 सैंपल्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास। कंसिडर फॉलोइंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल सिंक ऑफ T/3 एक सिग्नल गिवन है आपके पास, और दूसरा एक आपके पास YT सिग्नल गिवन है, दैट इज सैम्पलिंग ऑफ πT/4। और आपके पास Z गिवन है, दो ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में। बोला गया आपसे कि अगर t = T1 वो पहला पॉजिटिव वैल्यू है t की जहां पर xt और yt एक साथ 0 हो रहे, ठीक है, t = T1 इज द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t एट विच x of t and y of t simultaneously becomes 0, then the value of z of t at t = T1। हमसे बोला गया कि t = T1 वो पहली पॉजिटिव वैल्यू है t की जिस वैल्यू पर ये दोनों फंक्शंस एक साथ 0 हो रहे हैं। तो पूछा गया उस वैल्यू ऑफ t पर इस तीसरे फंक्शन z of t की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंक ऑफ t क्या होती है वैल्यू, sin πt/πt। ठीक है, इस फंक्शन के लिए क्या क्या तीन चीजें हमने बात की थी डिस्कस कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया 1 है, इसकी एनर्जी 1 है। अगर आप देखें तो इस सिंक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू t = 0 पर आती है 1, इसकी वैल्यू अगर आप प्लस या माइनस इन्फिनिटी पर देखेंगे तो वैल्यू होती है 0, और इसके लिए 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स, मतलब अगर आप यहाँ पर ये एक ऐसा सिंक फंक्शन प्लॉट करते हैं, ये आपको सिंक फंक्शन का शेप पता है, ये हमारे इस फॉर्म के फंक्शन है, सिंक हो या सैम्पलिंग हो दोनों शेप वाइज ऐसे ही फंक्शन है। ठीक है, एटेन्यूएटिंग साइनसॉइड चाहिए, तो ये सिंक ऑफ टी अगर होता तो आपको पता है कि हमारे ये जो सिंक फंक्शन में ये जो 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहां जहां पर ये फंक्शन 0 होता है, सिंक फंक्शन के केस में ये पॉइंट्स की वैल्यूज क्या होती हैं, 1, 2। क्यों होता है ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, -1, -2 एट सो। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास सैम्पलिंग फंक्शन होता है तो वहाँ पर 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप
जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या है, प्लस माइनस एन, जहां पर एन इज एनी इंटीजर बट एक्सेप्ट जीरो। जीरो छोड़कर जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर आपका सिंक फंक्शन जीरो वैल्यू को क्रॉस करता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं सैम्पलिंग ऑफ टी, तो सैम्पलिंग ऑफ टी को क्या लिखते हैं हम, साइन टी अपॉन टी। तो इन दोनों फंक्शंस को देखकर आपको ये रिलेशन भी पता है दोनों फंक्शंस के बीच में, कि अगर हम सिंक ऑफ टी को चाहें तो हम लिख सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ पाई टी। ये जो सैम्पलिंग ऑफ टी है, इसमें जहां जहां टी है अगर हम उसको पाई टी से रिप्लेस कर दें, यहाँ जो टी है अगर हम इसकी जगह पर पाई टी लिख दें, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ और यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यही फंक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए सिंक ऑफ टी को सैम्पलिंग ऑफ पाई टी भी कह सकते हैं, या अगर सैम्पलिंग ऑफ टी को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं आप, सैम्पलिंग ऑफ टी को आप सिंक ऑफ टी अपॉन पाई भी लिख सकते हैं। इसी डेफिनेशन में अगर हम ये जो हमारे पास सिंक ऑफ टी की डेफिनेशन है, अगर हम टी को टी अपॉन पाई से रिप्लेस कर दें तो ये फंक्शन साइन टी अपॉन टी बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग फंक्शन। तो सैम्पलिंग फंक्शन के लिए भी जीरो पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, ये हमारे पास क्या सिंक। ठीक है, इसकी वैल्यू भी प्लस माइनस इन्फिनिटी पर क्या होती है, जीरो। इसका एरिया पाई होता है और इसकी एनर्जी की वैल्यू भी पाई होती है, और इसके जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता है। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ से अगर देखते तो पहली चीज़ आपको ये दिख रही है कि ये जो वाई टी लिखा हुआ है इसको भी हम सिंक ऑफ टी बाई 4 लिख सकते हैं। इसको भी हम सिंक ऑफ क्या लिख सकते हैं, टी बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सैम्पलिंग ऑफ पाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, सिंक ऑफ टी। तो यहाँ पर पाई टी बाई 4 है तो उसको हम सिंक ऑफ टी बाई 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें दो सिंक फंक्शंस ड्रॉ करने हैं, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी के लिए, एक सिंक ऑफ टी बाई 3 और दूसरा सिंक ऑफ टी बाई 4। तो अगर आप देखें एक्स ऑफ टी, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा एक्स ऑफ टी, अगर हम पहले लिखें एक्स ऑफ टी, तो जो एक्स ऑफ टी है वो सिंक ऑफ टी नहीं है, कितना है, सिंक ऑफ टी बाई 3 है। तो स्केलिंग का इफेक्ट आप जानते हैं, जितने फैक्टर से आप स्केल करते हैं टाइम की सभी लिमिट उस फैक्टर से डिवाइड हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर 1/3 की स्केलिंग करेंगे तो ये सभी पॉइंट्स 1/3 से डिवाइड होंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब अब इन पॉइंट्स की वैल्यूज 1 2 नहीं है, अब इन पॉइंट्स की वैल्यूज कितनी है, अब ये वैल्यूज 1 2 नहीं होकर ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज 1 डिवाइडेड बाई 1/3 मतलब ये 3 है, ये पॉइंट 6 है जहाँ ये नेक्स्ट टाइम 0 को क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट 9 है, ये पॉइंट क्या हमारा 12 है, ये कितना है हमारे पास 15 है एंड सो ऑन। इसी तरह ये वैल्यूज -3 -6 -9 -12 एंड सो ऑन ये हमारे पास होती वैल्यूज। तो ये आपने एक्स ऑफ टी प्लॉट किया। ऐसे ही जो आपका वाई टी फंक्शन है वो कैसा है, वो भी सिंक फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में। अब वो वाई ऑफ टी क्या आपका सिंक ऑफ टी बाई 4 है। तो सिंक ऑफ टी बाई 4 का क्या मतलब हुआ, इसके जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स होंगे वो 4 8 12 16 इन पॉइंट्स पर आएंगे। तो यहाँ पर भी आपने एक सिंक फंक्शन ड्रॉ कर दिया, और इसके जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ये आपने मेंशन कर दिया, पहला जीरो क्रॉसिंग पॉइंट 4, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा 16 एंड सो ऑन। तो अब आपसे क्या बोला गया था कि ये दोनों फंक्शंस पहली बार जिस टी की वैल्यू के लिए एक साथ जीरो होते हैं उसको हमने t1 कहा। तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव साइड में पहली बार ये फंक्शन जैसे एक साथ कहाँ पर जीरो हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा है वो पॉइंट है 12 सेकंड्स पर ये फंक्शन भी जीरो को क्रॉस कर रहा है और ये फंक्शन भी जीरो को क्रॉस कर रहा है। तो इसलिए जब आपसे पूछा गया कि t1 की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि t1 इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स, एज एट t is equals to 12 seconds both x1 x of t and y of t are simultaneously becoming zero, simultaneously becoming zero। ठीक है ये, तो इसलिए आपको t1 की वैल्यू पता चल गई। जो t1 पूछा गया था आपसे वो कितना है 12 सेकेंड्स। तो अब आपसे इस t1 वैल्यू पर z of t फंक्शन की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो z of t फंक्शन क्या है, देखिए z of t फंक्शन है आपका 4 ट्राइंगल ऑफ t माइनस 5/4 इंटू रेक्टेंगल ऑफ t माइनस 5/4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये z of t है हमारा, दैट इज 4 ट्राइंगल ऑफ t माइनस 5/4 इंटू रेक्टेंगल ऑफ t माइनस 5/4। अब देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने आपसे बोला कि अगर हमें इस z of t की वैल्यू चाहिए सिर्फ कहाँ पर, हमें z of t की वैल्यू चाहिए t इज इक्वल्स टू t1 दैट इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स पर। तो 12 सेकेंड्स बस एक इंस्टेंट पर अगर आपको z of t की वैल्यू चाहिए
तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये पूरा फंक्शन प्लॉट करके देखें, पहले ये फंक्शन प्लॉट करें, फिर ये फंक्शन प्लॉट करें, फिर दोनों का प्रोडक्ट लें और फिर देखें कि हमारा फंक्शन कैसा दिखता है और उसकी वैल्यू आप 12 सेकंड्स पर प्लॉट करें। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 12 सेकंड्स पर वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे हम, अगर हम यहाँ पर टी की जगह 12 पुट कर रहे हैं तो इस डेफिनेशन में जहाँ भी टी दिख रहा है उसकी जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, सिंपली 12 पुट कर देना है। तो क्या रिजल्ट आता, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू ट्राइंगल ऑफ 12 माइनस 5 इज 7/4 इंटू रेक्टेंगल ऑफ 12 माइनस 4 अगेन इट इज व्हाट 7/4। तो अब आपको क्या पता है, ये जो फंक्शंस होते हैं, अगर आप यूनिट रेक्टेंगुलर और यूनिट ट्रायंगुलर फंक्शंस को जानते हैं तो ये हमारा फंक्शन है ट्रायंगल ऑफ टी। ये हमारा यूनिट ट्रायंगुलर फंक्शन, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं सारी चीज़ें, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो ट्रायंगल ऑफ टी फंक्शन होता है, यूनिट ट्रायंगुलर फंक्शन जिसका एरिया 1 है, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और ये है आपका यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन, ये आपका रेक्टेंगुलर ऑफ टी, रेक्टेंगल ऑफ टी, जिसकी वैल्यू 1 होती है कहाँ से कहाँ तक, -0.5 से +0.5 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब हमें अगर पूछा गया ट्राइंगल ऑफ 7/4, मतलब अगर हम इस फंक्शन में t की जगह पर 7/4 पुट कर दें तो क्या रिजल्ट होगा। अगर आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 4 ट्राइंगल ऑफ, अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया 1.75 इंटू रेक्टेंगल ऑफ भी क्या आपके पास 1.75, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि हमें ट्रायंगुलर फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में फाइंड करनी होती, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है +1 है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है -1, तो हम किसी भी इंस्टेंट पर देख सकते थे इसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर -1 और +1 के बाहर की किसी वैल्यू के लिए पूछे जा रही है आपसे इस ट्रायंगल ऑफ टी के फंक्शन की वैल्यू, तो डेफिनेटली वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे 4 ट्रायंगल, ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, तो अगर आपसे कोई सिर्फ ये वैल्यू पूछता कि ट्राइंगल ऑफ 1.75 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या कहते हैं आप, वैल्यू होगी 0, क्योंकि टाइम की 1 के बाद आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही रेक्टेंगुलर फंक्शन में अगर -0.5 से +0.5 होता है इसके ब्रैकेट में गिवन, तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती। लेकिन इसके बाहर की किसी भी टी की वैल्यू के लिए आपको पता है रेक्टेंगल ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब ये फंक्शन भी कितना है, 0 है। तो 0 इंटू 0 का प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे और इसका रिजल्ट कितना होता, 0 होता। मतलब इतना तो मैंने आपको समझा कर बताया, अगर आपको सारी चीज़ें आती थी पहले से तो आप डायरेक्टली प्लॉट करते 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और 5 सेकंड्स, मतलब 15 to 20 सेकंड्स में आपका ये आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास इम्पल्स फंक्शन की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, उस पर एक क्वेश्चन था हमारे पास कि -∞ to 0 5t+3 del ऑफ t² - 9। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि कैसे आता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हमारे पास कोई इस टाइप का फंक्शन है जिसमें इम्पल्स के ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ है उसके अगर एक से ज़्यादा रूट्स आते हैं तो कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। डेल ऑफ t² - a², ये हमने बताया था कि एक स्पेशल इसके इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, इसकी वैल्यू हमने देखी थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ a इंटू डेल ऑफ t प्लस a प्लस डेल ऑफ t माइनस a। इसके जो रूट्स हैं वो t इक्वल्स टू प्लस और माइनस है, आपको इसके रूट्स मिलेंगे। अगर आप इसको 0 पुट करेंगे इस वैल्यू को, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन वहीं एग्जिस्ट करता है जहां पर ब्रैकेट का टर्म 0 होता है, तो यहाँ से आपको एक रूट्स नहीं मिल रहे, 2 रूट्स मिल रहे हैं। तो 2 रूट के केस में हमने देखा था जब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो अगर आप ये रिजल्ट यहाँ पर पुट कर देते तो हमारे पास इस i को हम क्या लिख सकते थे, इंटीग्रेशन -∞ to 0। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बार बार बताया कि हमेशा इंटीग्रेशन की लिमिट्स को बहुत अच्छे से चेक कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास है, मान लीजिए इस फंक्शन को अभी मैं x ऑफ t लिख देता हूँ, ये जो हमारा फंक्शन है 5t+3, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x ऑफ t लिख देता हूँ, इनटू इस चीज़ को हम क्या लिख देंगे, 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ a, मतलब 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या, अगर ये 9 है मतलब a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ 3 इंटू डेल ऑफ t प्लस a, दैट इज t+3 एंड प्लस डेल ऑफ t माइनस 3 dt। इसको ओपन कर दीजिए तो क्या होगा, ये 1/6 का टर्म तो आप बाहर लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ से 2 इंटीग्रेशंस आते, एक इंटीग्रेशन आता -∞ to 0 x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t+3 dt, और दूसरा एक इंटीग्रेशन आता आपके पास -∞ to 0 x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस 3 dt।
अब आप इम्पल्स फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जानते हैं, जब भी हमारे पास एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी प्लस या माइनस टी नॉट डी टी हो, तो आपका प्रोसीजर सबसे पहले होता है कि इस डेल के ब्रैकेट के टर्म को जीरो पुट करके देखिए कि इम्पल्स एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। यहाँ आपने जीरो पुट किया तो आपको मिली वैल्यू -3। नेक्स्ट स्टेप होता है कि पहले चेक कीजिए कि क्या वो वैल्यू इस गिवन लिमिट के बीच में आ रही है। तो आपने चेक किया -3, यस, -3 हमारे माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में आ रहा है। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी जहां ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये लिमिट इस बीच में नहीं होती तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 इंटू ये हमारा फंक्शन t इक्वल्स टू -3 पर है और -3 इस लिमिट के बीच में है, इसलिए पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास इस x ऑफ t की वैल्यू कहां पर, एट t इक्वल्स टू -3 प्लस। अब ऐसे ही इस इंटीग्रल को चेक कीजिए, ये जो इम्पल्स है ये हम जब इसको जीरो पुट करेंगे तो हमें दिखेगा कि t इक्वल्स टू +3 पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो गिवन लिमिट्स हैं उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू, क्योंकि इम्पल्स इस ड्यूरेशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं, पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। मतलब आपको सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी थी 1/6 टाइम्स x ऑफ -3। अब अगर ये हमारा x ऑफ t है, x ऑफ t क्या था हमारे पास, 5t + 3। तो अगर हम t की जगह -3 पुट करेंगे तो x ऑफ -3 की वैल्यू क्या मिलेगी, -15 + 3 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -12। तो अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर x ऑफ -3 की, तो 1/6 इंटू -12, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ये डी करेक्ट था, ठीक है। तो सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो ये इतने हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और अब हमारे एनएटी क्वेश्चंस हैं। तो एनएटी में देखिए क्या क्वेश्चन था। सबसे पहला, इफ जी ऑफ टी इज अ जनरलाइज्ड फंक्शन हैविंग एरिया इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस क्या होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया था कि जनरलाइज्ड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर कभी भी आपके पास की इंटीग्रेशन है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू जी डैश ऑफ टी डी टी, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहाँ डिफरेंशिएशन है जनरलाइज्ड फंक्शन पर। अगर उसके साथ कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि जहाँ ये जनरलाइज्ड फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर अगर ये कंटिन्यूस है, तो इस इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशिएशन को इस पर से हटाकर एक्स ऑफ टी पर ले सकते हैं। बाहर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक्स डैश ऑफ टी इंटू जी टी डी टी के बराबर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ जी डैश है इसको अगर हम हटाएंगे तो बाहर एक माइनस साइन ले लिया हमने, लिखा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये हमारा एक्स ऑफ टी है तो हमें क्या लेना है, एक्स डैश ऑफ टी, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव d/dt ऑफ दिस x ऑफ t दैट इज 15t, और उसके बाद हम g ऑफ t पर से प्राइम हटा देंगे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन अब आपको नहीं लेना, इंटू dt। अगर आप यहाँ से देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15, विच इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ से 15t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 15, जो कि कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर कर दीजिए, तो -15 इंटीग्रेशन के बाहर है और आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी डी टी। तो आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म आपको उस फंक्शन के अंदर का एरिया देता है। और आपको बता दिया गया कि जी ऑफ टी का एरिया कितना है, 6 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको बता दी गई 6। तो रिजल्ट कितना आ गया, -15 इंटू 6 से आपके पास रिजल्ट आ गया -90। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था और मैंने जो लिमिट्स रखी थी इसकी, वैसे तो 90 अगर इंटीजर है तो 90 ही होना चाहिए, फिर भी मैंने आपके लिए -91 से -89 के बीच में रखा था। आपने अगर उस रेंज में आंसर किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो रिजल्ट कितना है हमारे पास, ये -90 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया आपसे एरिया अंडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी दैट इज आर टी प्लस, आपके पास एक स्टेप और रैम्प फंक्शन से बना हुआ सिग्नल गिवन है और उसके अंदर का एरिया पूछा जा रहा है। सबसे पहला रैम्प फंक्शन t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा स्टेप फंक्शन t इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, तीसरा रैम्प फंक्शन t इक्वल्स टू 1 से। इस तरह से आपको पता है चीज़ें। अब आपको ये पता है कि स्टेप फंक्शन जहाँ भी आता है वहाँ सडन जंप इन वैल्यू आती है, मतलब जंप डिस्कंटिन्यूटी होती है। वो जंप डिस्कंटिन्यूटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जहाँ रैम्प आता है वहाँ पर सिग्नल का स्लोप चेंज हो जाता है। जितने स्लोप का रैम्प आएगा उतने स्लोप से उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन को सबसे पहले प्लॉट करें तभी आप एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये अगर हमने इस फंक्शन को प्लॉट करना शुरू किया t के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले एक रैम्प फंक्शन आ रहा है कहाँ पर, t इक्वल्स टू 0 पर।
ये हमारा अकेला चलेगा, इसका स्लोप कितना है +1। तो 1 स्लोप का रैम्प आ रहा है और अगला फंक्शन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर आएगा। पहले मैं टाइम मेंशन कर देता हूँ। पहला फंक्शन 0 सेकेंड्स पर आएगा, दूसरा फंक्शन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर आएगा, फिर हमारा फंक्शन एक और रैम्प फंक्शन भी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर ही आएगा, एक रैम्प फंक्शन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर आएगा, एक और रैम्प फंक्शन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर आएगा, एक और रैम्प फंक्शन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पर आएगा, और एक और स्टेप फंक्शन आपका t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर आएगा। मतलब इतनी दूर तक आपका सिग्नल एग्जिस्ट करने वाला है। इसके बाद भी हो सकता है कि आगे भी एग्जिस्ट करे, लेकिन चेंजेस आपके जो होंगे वो 5 सेकेंड्स तक ही आएंगे। तो सबसे पहले एक रैम्प फंक्शन है t इक्वल्स टू 0 पर जिसका स्लोप 1 था, वो अकेला चलेगा जब तक अगला फंक्शन नहीं आता t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स तक। तो हमने पहले t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स तक एक सिंगल यूनिट स्लोप का रैम्प फंक्शन ड्रॉ किया। अगर इस रैम्प फंक्शन का स्लोप 1 है तो ये वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी? टाइम में 1 यूनिट चले 1 स्लोप से, तो ये वैल्यू भी कितनी बन गई? 1 बन गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पर क्या आया? एक स्टेप फंक्शन आया जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड में 3 का शिफ्ट देंगे। तो ये एम्पलीट्यूड 1 से चेंज होकर कितना हो जाएगा? 1 + 3 से ये वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसके बाद यहाँ पर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर ही एक रैम्प फंक्शन भी आ रहा है जिसका स्लोप +5 है। तो पहले जो रैम्प था उसका स्लोप था +1 और एक और रैम्प आ रहा है जिसका स्लोप है +5। तो नेट स्लोप की वैल्यू अब कितनी हो गई? 1 + 5 से 6 हो गई। मतलब इसके बाद से हमारा एक रैम्प फंक्शन चलेगा जिसका स्लोप है कितना? 6। कब तक चलेगा? जब तक अगला फंक्शन नहीं आता t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर। तो अगर आप 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स तक चलेंगे टाइम में 1 यूनिट, और कितने स्लोप से चलेंगे? 6 स्लोप से। अगर हम कहें कि इस लाइन का स्लोप है हमारा 6, इसका जो स्लोप है दैट इज 6, तो आप 1 यूनिट टाइम में चलेंगे तो आप वैल्यू 6 गेन करेंगे क्योंकि इसका स्लोप है 6। तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी? आपकी वैल्यू 4 + 6 से कहाँ तक पहुँचेगी? 10 तक। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट पर क्या होगा? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर इस पॉइंट पर एक रैम्प फंक्शन है जिसका स्लोप है -12। अभी तक जो हमारे पास रैम्प चल रहा था उसका स्लोप था 6, अब एक रैम्प आया जिसका स्लोप है -12। तो नेट स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 6 - 12 मतलब -6। तो अब इसके बाद -6 स्लोप से आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। कब तक करेगा? जब तक अगला फंक्शन नहीं आता t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर। तो मतलब आपको 2 सेकेंड से 3 सेकेंड्स 1 यूनिट चलना है टाइम में -6 स्लोप से, तो आपकी वैल्यू 6 डिक्रीज कर जाएगी। तो आप अगर 4 से 1 यूनिट चले थे, 6 इंक्रीज करके 10 पहुंचे थे, फिर 6 डिक्रीज करके आप वापस कहाँ पहुंच जाएंगे? 4 सेकेंड्स 4 पर। तो ये आपको कैसा दिखेगा? ये आपको ऐसा दिखेगा कि इसका स्लोप है -6, तो 1 यूनिट हम टाइम में चले, वैल्यू हमारी 10 से डिक्रीज करके कहाँ आ गई? 4 पे आ गई। अब इस पॉइंट पर क्या हुआ? t इक्वल्स टू 3 पर यहाँ पर एक और रैम्प फंक्शन है जिसका स्लोप +12 है। अभी हम जो चल रहे हैं, अभी हमारा नेट स्लोप है -6। इसमें अगर हम ऐड कर देंगे स्लोप में नेट स्लोप 12 के लिए, तो +12 अगर ऐड करेंगे -6 में, तो फिर से स्लोप +6 हो जाएगा। मतलब इसके बाद से फिर से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसका स्लोप कितना हो? +6 हो। कब तक चलेगा? जब तक अगला फंक्शन नहीं आता t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक। तो फिर से ये 3 सेकेंड से 4 सेकेंड्स के बीच में अगर हम 6 स्लोप से चलेंगे तो वापस कहाँ तक पहुँचेंगे हम? फिर से हम 10 तक पहुँच जाएंगे। 4 से 6 यूनिट आपने आगे चला टाइम में, तो आप मतलब 1 यूनिट आगे चले तो वैल्यू 6 इंक्रीज हो गई, मतलब आप फिर से 10 पर पहुँच गए। अब इस पॉइंट पर क्या हुआ? एक रैम्प फंक्शन है जिसका स्लोप -6 है। अभी जो रैम्प चल रहा था टोटल नेट स्लोप था आपके पास +6, अब इसमें -6 करेंगे तो नेट स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप 0 का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अब इनका नेट इफेक्ट है कांस्टेंट। ये कब तक चलेगा? जब तक अगला फंक्शन नहीं आता। अगला फंक्शन कहाँ पर आएगा? t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स तक। तो वहाँ तक हमने सिग्नल के स्लोप को 0 शो किया, मतलब हमने सिग्नल को कांस्टेंट रखा। अब इस पॉइंट पर स्टेप फंक्शन आ रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है -10। तो यहाँ पर वैल्यू में सडन चेंज होगा कितने का? -10 का। अभी आपकी वैल्यू कितनी है? +10। इसमें से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 10 से आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। और इसके बाद और कोई फंक्शन नहीं आ रहा तो आपकी वैल्यू 0 पर ही इसके बाद कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब इस फंक्शन का एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करने लगेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। एरिया हमें फाइंड करना, हमें दिख रहा है कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल से मिलकर के बना हुआ फंक्शन है। तो जैसे चाहे आप वैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मेथड कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं अगर एक एरिया कह दूँ, ये हमारे पास दिख रहा है एक एरिया ये है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया। तो मान लीजिए इसको मैं A1 नाम दे देता हूँ। ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर ये जो शेप है, एक एरिया A1, इसको मैं A2 नाम दे देता हूँ, इसको A3 नाम दे दिया हमने। और ये जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, ये जो हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर हम इसको A4 नाम दे दें और इसको अगर हम A5 नाम दे दें, ये जो हमें रेक्टेंगल दिख रहा है,
तो अगर हम टोटल एरिया काउंट करके ऐड कर दें तो हमारे पास ओवरऑल एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने लिख दिया टोटल एरिया ए इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। देखिए क्या रिजल्ट होगा। A1 एक ट्राइंगल है जिसके लिए विड्थ 1 है और हाइट भी 1 है, तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हो गया A1 प्लस A2 की वैल्यू, A2 ही आपका ट्राइंगल है जिसके लिए विड्थ कितनी है 1 से लेकर 3 सेकेंड्स तक, मतलब विड्थ है 2, तो 1/2 इंटू विड्थ इज 2 और हाइट कितनी है इसकी 4 से लेकर 10 के बीच की हाइट है इसकी, मतलब 6 इसकी हाइट है, प्लस A3 देखिए 1/2 ट्राइंगुलर शेप है तो इसका एरिया 1/2, विड्थ कितनी है इसकी 3 से लेकर 4, मतलब विड्थ है 1 और हाइट कितनी है इसकी भी 6, तो 1 इंटू 6, ये हो गया A3 प्लस A4 आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 1 से लेकर 4, मतलब विड्थ है 3 और हाइट कितनी है 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 4 आ गया। और फाइनली A5 ये भी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी हाइट है 10 और विड्थ कितनी है 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10 इंटू 1। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखेंगे इट इज़ 0.5 प्लस इट इज़ 6 प्लस इट इज़ 3 इट इज़ 12 एंड इट इज़ 10, मतलब कितना रिजल्ट आ गया टोटल 10 प्लस 12 22 प्लस 3 दैट इज़ 25 प्लस 6 इज़ 31.5। तो इसलिए जो आंसर था आपका वो करेक्ट कितना था 31.5, मतलब अगर आप रेंज देखें तो 31.4 से 31.6 से ज़्यादा आपको रेंज नहीं दी जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट ये आपके पास सर्टेन वैल्यू है। तो ये आपका रिजल्ट है 31.5, ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। कितना टाइम लगना था इस क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं मैं आपको समझा कर एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ तो भी मुझे लगता है 3-4 मिनट्स लग रहे होंगे। आप अगर खुद करते तो 20, 30, 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना था, लेकिन क्योंकि ये आपका पहला टेस्ट था तो मैं चाहता था कि आप टाइम की वजह से क्वेश्चंस को ना छोड़ें, इसलिए मैंने आपको 2 आवर्स का टाइम दिया था। तो डेफिनेटली आप सभी लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फिर से आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया इम्पल्स फंक्शन के टर्म्स में। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये जो फंक्शन है अगर हम इसको एक्स ऑफ टी मान लें, ठीक है, तो हमारे पास एक्स ऑफ टी इंटू एक इम्पल्स फंक्शन है, हमें ये इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। तो आपको इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा लिखा हो ए से लेकर बी के बीच में अगर हमें एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी करनी होती है तो ये वैल्यू हम अभी भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसको 0 पुट करके अगर वो चीज़ इस लिमिट के बीच में आती है तो हम क्या लिखते हैं इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस एक्स ऑफ टी की जो भी वैल्यू होगी जहाँ ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब टी इज इक्वल्स टू टी नॉट पर, यही हमारा है। लेकिन इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए या फिर जो आप प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन देखते हैं उसको अप्लाई करने के लिए इम्पल्स में कोई स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, डेल ऑफ 2t 3t नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस इम्पल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो इम्पल्स आपके पास गिवन है डेल ऑफ माइनस 2t प्लस 26, तो मैंने आपको बताया है जितने भी इवन फंक्शंस हैं, इम्पल्स फंक्शन हो, रेक्टेंगुलर फंक्शन हो, ट्रायंगुलर फंक्शन हो, सिंक फंक्शन हो, सैम्पलिंग फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन को जब आप सॉल्व करते हैं और अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो जो भी उसका कोफिशिएंट है सबसे पहले उस टर्म को कॉमन लेकर उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि अगर हमने डेल ऑफ अगर हमने -2 कॉमन कर लिया होता तो हम इसको t-13 लिख सकते थे इसको हम। अब ये इवन फंक्शन है तो माइनस साइन तो डायरेक्टली हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और हमारे पास इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि डेल ऑफ अल्फा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स डेल ऑफ टी। ये इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है। या अगर यहीं पर हम t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दें तो दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो डेल ऑफ अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, यहाँ t की जगह पर t माइनस टी नॉट लिखा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। मतलब शिफ्टिंग एज इट इज रहेगी, जो उसका आपने t का कोफिशिएंट कॉमन लिया है बस वो चीज़ एरिया में आ जाएगा। और इवन फंक्शन है तो माइनस साइन को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास, या आप ऐसे देखें कि 1 अपॉन मॉड ऑफ -2 करते तो रिजल्ट कितना मिलता +2 मिलता है, इसलिए हम मॉड लेते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया 1/2 और एज इट इज लिख देंगे इस टर्म को डेल ऑफ t-13। तो आपने इस इम्पल्स को सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब आप लिख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन i की जो वैल्यू है दैट इज ये 1 अपॉन, इसकी जगह पर हम ये जब लिखते हैं तो 1/2 कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन, मान लीजिए इस फंक्शन को अभी हमने थोड़ी देर के लिए एक्स ऑफ टी कह दिया तो हमारे पास ये x ऑफ टी है और इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या आ गया डेल ऑफ t-13 आ गया।
dt। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक गिवन है, -6 से लेकर 68 के बीच में। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या कि ये इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने इसको 0 पुट किया तो आपको दिखा कि ये t इक्वल्स टू 13 सेकेंड्स पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपने चेक किया क्या 13 सेकेंड इस बीच में है, यस ये इस बीच में आ रहा है। तो इसलिए इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी कहाँ पर, t इक्वल्स टू 13 सेकेंड्स पर। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1/2 इंटू एक्स ऑफ टी की वैल्यू हमें लेनी है कहाँ पर, t इक्वल्स टू 13 सेकेंड्स पर। ठीक है, तो ये बस इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपका जो एक्स ऑफ टी है वो कितना था, हमारा जो एक्स ऑफ टी है वो गिवन था हमें ट्राइंगल ऑफ t माइनस 30/34, ट्राइंगल ऑफ t माइनस 30/34। देखिए अगर इसको प्लॉट करना होता तो भी आप जानते हैं ए ट्राइंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ, मतलब ये एक ऐसा ट्राइंगुलर फंक्शन है जो कि सेंटर्ड है 30 पर और दोनों तरफ उसकी विड्थ कितनी है, 34 इसकी विड्थ है। समझ रहे हैं, ट्राइंगल ऑफ t माइनस 30/34, इसको हम कैसे जज करते हैं, ए ट्राइंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ। ट्राइंगल के लिए टाउ क्या होती है, हाफ विड्थ होती है, जो जहां पर सेंटर्ड होगा उसके दोनों तरफ कितनी विड्थ है, तो दोनों तरफ विड्थ कितनी है, 34। तो हमारे पास अगर हम इस फंक्शन को वैसे इसको प्लॉट करना नहीं है, ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर हमें करना होता तो कैसे प्लॉट कर लेते, ये हमारे पास अगर कोई पॉइंट है 30 का, तो 30 पर सेंटर्ड एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी दोनों तरफ विड्थ 34 है। तो हमारा ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, 30 से अगर हम 34 लेफ्ट साइड में गए तो ये पॉइंट -4, और 30 से 34 अगर हम राइट साइड में गए तो ये पॉइंट 64 टी के रिस्पेक्ट में। ये हमारा होता फंक्शन एक्स ऑफ टी जिसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होता। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कहाँ पर, हमें चाहिए एक्स ऑफ टी की वैल्यू t इक्वल्स टू 13 सेकेंड्स पर। तो इसलिए मैंने आपसे बोला अगर हमें इस फंक्शन की बस वैल्यू चाहिए किसी एक पॉइंट पर तो हम क्यों प्लॉट करें पूरा फंक्शन। हमें पता है अगर हम यहाँ पर t इक्वल्स टू 13 पुट करना चाहते हैं, इधर भी पुट कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्राइंगल ऑफ 30 माइनस 13, 13 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 34। क्या रिजल्ट आया, ट्राइंगल ऑफ इट इज 17/34, 17/34 इज 1/2 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.5। तो आपको ट्राइंगल ऑफ 0.5 चाहिए एक्चुअली, और आपको पता है कि यूनिट ट्राइंगुलर फंक्शन जो ट्राइंगल ऑफ टी होता है फिर से वो कैसा होता है, ये है आपका ट्राइंगल ऑफ टी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप +1, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप -1, और ये -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो जिससे कि आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, या तो आप स्लोप के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए वैल्यू, या फिर अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 है, तो ट्राइंगल ऑफ टी को आप ऐसे भी लिखते हैं, ट्राइंगल ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी फॉर टी जब तक आपका 0 से 1 सेकेंड्स के बीच में होगा, और ये आप लिखते हैं 1 प्लस टी जब आपका t -1 से 0 सेकेंड्स के बीच में होगा। अगर इजीली आपको वैल्यू फाइंड करनी तो आप ये याद रख लीजिए, अदरवाइज y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन है, आपको स्लोप पता है तो किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू चेंज हुई। तो अगर हम ये वैल्यू जो चाहते हैं वो t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स पर चाहते हैं, जो कि किस किस के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, तो ये ट्राइंगल ऑफ टी किसको फॉलो करेगा, 1 माइनस टी को। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ट्राइंगल ऑफ 0.5 इज 1 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5। या तो ऐसे देख लेते, या फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है 0.5 सेकेंड्स, हमें यहाँ पर देखना है कि ट्राइंगुलर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है -1, मतलब हम जितना टाइम में चलेंगे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज करेगी। तो अगर आपको t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर इसकी वैल्यू पता थी 1, तो 0 से 0.5 सेकेंड्स मतलब आपको 0.5 सेकेंड चलना पड़ता, तो वैल्यू भी 0.5 डिक्रीज हो जाती है। यहाँ वैल्यू 1 है, 1 में से 0.5 डिक्रीज हो जाती है वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बचता, 0.5। तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए या इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल लीजिए। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया कितना, एक्स ऑफ टी की वैल्यू 13 सेकेंड्स पर कितनी आ गई, 0.5। ये वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.5, तो रिजल्ट कितना आ गया, 0.25। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, जो रेंज मैंने रखी थी वो 0.424 से लेकर 0.26 तक। अगर आपने उस रेंज में आंसर किया होगा आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी गर्मी हो रही है। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी क्लास भी हमारी एक्चुअली अभी जो क्लासेस हम रखते हैं वो 3 to 6 PM रखते हैं नॉर्मली, लेकिन आज क्योंकि ये वीडियो बीच में आ गया था तो 4 PM से मैंने क्लासेस रखी थी, और ऑलमोस्ट होने वाला टाइम हमारा। इफ वन पीरियड ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज एक्स ऑफ टी का एक टाइम पीरियड आपको बता दिया गया कि इस
हमें एक टाइम पीरियड के लिए हमारा फंक्शन ऐसा दिखता है, तो इस फंक्शन की हमसे आरएमएस वैल्यू पूछी गई। अब ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू या तो आप कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आरएमएस ऑफ टी के लिए आप नॉर्मली जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, कोई भी एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रल, यहां पर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी, मतलब ये स्क्वायर्ड वैल्यूज के मीन का स्क्वायर रूट है, इसलिए इसको आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या बताया, कभी भी जैसे आप एवरेज वैल्यू फाइंड करना होता है तो ये आप एग्जांपल यूज करते हैं, ये रिलेशन दैट इज 1/t और किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए जो आपका पीरियोडिक फंक्शन है उसके अंदर का एरिया। तो मैंने कभी भी आपको बोला है कि इंटीग्रेशंस को यूज करके आरएमएस और एवरेज वैल्यूज आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को बहुत लेंदी कर लेंगे और आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या दिख रहा है हमें कि अगर हम आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड करना होता है तो मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करना है। आपको आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स आरएमएस ऑफ टी, या आप डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर, अगर हम लिखे आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू ये आपको पता है इट इज अंडर रूट ऑफ पावर, और पावर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ हमने देखा है एनर्जी इन वन पीरियड, एनर्जी इन वन पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इससे सिंपल आपके पास मेथड नहीं हो सकता आरएमएस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर फंक्शन है, अगर ये हमारे पास ट्रायंगुलर फंक्शन है ए ट्रायंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, जिसके लिए टाउ हाफ विड्थ होती है, ये ए एम्पलीट्यूड है, तो इस फंक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है 2a स्क्वायर टाउ बाई 3। अगर हाफ ट्राइंगल है तो a स्क्वायर टाउ बाई 3, जहाँ पर टाउ हाफ विड्थ है और a एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है, ये हमारे पास अगर माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2, रेक्टेंगल के लिए टाउ टोटल विड्थ होती है, टी के रिस्पेक्ट में अगर ये एम्पलीट्यूड a है तो इसको आप कहते हैं a। एक्चुअली अगर ये 0 पर सेंटर है तो सेंटर की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे, सिंपली ए ट्राइंगल ऑफ टी अपॉन टाउ आप लिख सकते थे, ठीक है। ऐसे ही इसको हम ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ लिखते हैं, और इस फंक्शन की जो एनर्जी होती है दैट इज व्हाट, सिंपली ए स्क्वायर टाउ होती है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एनर्जी पर ना तो शिफ्टिंग का इफेक्ट है, ना तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल का इफेक्ट है, और ना ही टाइम रिवर्सल का इफेक्ट है। तो ऐसा रेक्टेंगल चाहे 0 पर सेंटर्ड हो या कहीं और पर सेंटर्ड हो, चाहे पॉजिटिव रेक्टेंगल दिखे या यही चीज़ ओरिजिन के नीचे दिखे नेगेटिव रेक्टेंगल दिखे, इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये देखना है टोटल विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, और ए स्क्वायर टाउ से आप इसकी एनर्जी लिख देंगे। तो एक टाइम पीरियड में अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जो कि रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर फंक्शन से मिलकर के बन रहा है, तो उसकी एनर्जी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते थे अगर आप उसको नॉन ओवरलैपिंग फंक्शंस के फॉर्म में बांट दें। सभी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अब अगर हमारे पास गिवन है कि एक टाइम पीरियड के लिए पीरियोडिक फंक्शन दो ट्रायंगुलर फंक्शंस के डिफरेंस के फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमारे पास गिवन है, अच्छा यहाँ से कॉपी नहीं होगी, ठीक है। ए ट्राइंगल ऑफ टी माइनस 5, देखिए हमारे पास ये जो एक्स ऑफ टी का एक टाइम पीरियड गिवन है वो कैसा गिवन है, एक्स ऑफ टी के एक टाइम पीरियड के लिए गिवन है आपके पास 8 ट्राइंगल ऑफ टी माइनस 5 बाई 8 ट्राइंगल ऑफ टी माइनस 5 बाई 6 इट इज, ठीक है। ये 6 है हमारे पास, टी माइनस 5 बाई 6, और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना -4 ट्राइंगल ऑफ -4 ट्राइंगल ऑफ टी माइनस 5 बाई 3। देखिए अगर आप अच्छे से अगर आपने क्लासेस की हैं तो हमने ये देखा था कि हमेशा ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं अगर एक ही जगह पर ये सेंटर्ड हैं तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल कैसा प्लॉट होता, पहले मैं आपको बस दोनों ट्राइंगल्स मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं कि हमारा x1t है और ये हमारा x2t, ये हमारा अगर x2t है तो x1t कैसा सिग्नल है ट्राइंगुलर फंक्शन जो कहाँ पर सेंटर्ड है t = 5 सेकेंड्स पर। ये मान लीजिए हमने कहा कि ये t = 5 सेकेंड्स का पॉइंट है, ये हम x1t प्लॉट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो 5 सेकेंड्स पर सेंटर्ड है और उसकी दोनों तरफ क्योंकि टाउ हाफ विड्थ होती है, ए ट्राइंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, दोनों तरफ विड्थ 6 है। तो यहाँ पर सेंटर्ड आपने एक ट्राइंगल बना दिया जिसकी विड्थ दोनों तरफ 6 ली, तो 5 से 6 लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये पॉइंट -1 मिलेगा, और 5 से 6 राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये पॉइंट आपको 11 मिलेगा। 5 + 6 = 11 टी के रिस्पेक्ट में, और ये पीक वैल्यू कितनी बता दी गई है आपको, ये पीक वैल्यू है 8। अब हमारे पास एक दूसरा सिग्नल है, ये हमारे पास है x2 ऑफ t, टी के रिस्पेक्ट में हमारा एक दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ t।
ए ट्राइंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ। यहाँ पर भी सेंटर कहाँ पर है, 5 पर ही है, यही 5 सेकेंड्स पर इसका भी सेंटर है। लेकिन अब इसकी दोनों तरफ की विड्थ कितनी है, 3 मतलब ये 5 पर आपने सेंटर्ड एक ट्राइंगल बना दिया। इसकी विड्थ अगर 3 है तो 5 से 3 ये 8 तक आएगा, और 5 से 3 पहले मतलब ये 2 तक आएगा। तो अब आपके पास अगर आप देखें तो, और इसकी पीक वैल्यू गिवन है आपको 4। तो अगर आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ये जानते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो आपको एक ट्रेपेजॉइडल फंक्शन के फॉर्म में शेप देगा। अगर आप देखें तो आप ये कह सकते थे कि यहीं पर अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये पॉइंट मान लीजिए हम कहें कि अगर हम कहें कि ये पॉइंट है हमारे पास 2 सेकेंड्स और ये पॉइंट है हमारे पास 8 सेकेंड्स। तो अगर आप देखें तो ये आपका ट्राइंगल है जिसकी ये हाइट कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास 4। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है वो ये x2 ऑफ टी है। तो अगर इस x1 टी में से इतना पार्ट हटा देंगे तो आपके पास बचा हुआ शेप दिख रहा है आपको, ये जो ट्रेपेजॉइडल शेप दिख रहा है यही आपके x ऑफ टी के एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप रैम्प फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते थे सिग्नल को। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे कमेंट करके। क्या हम इस x1 टी को ऐसे लिख सकते थे? अगर आप इस स्लोप देखें तो हमेशा ट्राइंगल का जो स्लोप होता है वो a अपॉन टाउ होता है। यहाँ पर माइनस a अपॉन टाउ, यहाँ पर प्लस a अपॉन टाउ। a की वैल्यू 8 है और टाउ की वैल्यू कितनी है, 6 है इस केस में। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा ये प्लस 8/6 होगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा ये माइनस 8/6 होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर इसका a है 4 और विड्थ कितनी है दोनों तरफ 3, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप प्लस 4/3 है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप माइनस 4/3। तो अगर आप इन दोनों फंक्शंस को रैम्प फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक्सप्रेस, तो क्या लिख सकते थे हम, इस 8/6 का भी मतलब 4/3 है, यहाँ पर भी इसको हम माइनस 4/3 लिख सकते हैं। तो पहला रैम्प जो -1 पर आया स्लोप 8/3, तो 4/3 रैम्प कहाँ पर आ रहा है, -1 पर, तो क्या लिखेंगे +1। अगली बार स्लोप कहाँ पर चेंज हो रहा है, t = 5 सेकेंड्स पर, तो हम लिखेंगे एक रैम्प हमारा 5 सेकेंड्स पर आया, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, t-5। इस पॉइंट पर कितने का स्लोप में चेंज आया, इस पॉइंट के जस्ट पहले का स्लोप +8/3, बाद का स्लोप -8/6, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16/6, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे पास -16/6 का स्लोप में चेंज आ रहा है। 16/6 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो रैम्प आया उसका स्लोप हमने लिख दिया -8/3। अब फिर से नेक्स्ट जो स्लोप में चेंज आपको दिख रहा है ये आपको ऐसा दिख रहा है, इस पॉइंट से पहले स्लोप 0 था, इस पॉइंट के बाद स्लोप चेंज हो गया, इसलिए हमने एक रैम्प यहाँ पर लिखा। इस 5 से पहले का स्लोप कुछ और था, 5 के बाद स्लोप कुछ और हो गया, इसलिए एक रैम्प हमने इस पॉइंट पर लिखा, हमने लिखा r(t-5). ऐसे ही नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि 11 सेकंड्स के बाद स्लोप 0 हो गया, 11 सेकंड्स के पहले स्लोप कुछ और था, इसलिए एक स्लोप यहाँ पर भी चेंज हुआ, तो एक रैम्प फंक्शन आपको t = 11 सेकंड्स पर भी लेना है। तो क्या रिजल्ट आ जाता, रैम्प के लिए आप लिखते t-11 क्योंकि 11 सेकंड्स पर आया। अब स्लोप में कितने का चेंज आया, बाद का स्लोप 0 माइनस पहले का स्लोप -4/3, तो 0 माइनस ऑफ -4/3 से आप लिख सकते हैं +4/3। तो ये एक रैम्प फंक्शन के टर्म्स में आपने x1t को लिख दिया। अब इसको ऐसे ही लिखते तो x2t को क्या लिख सकते थे हम, x2t को देखिए मैं डायरेक्ट आप लिख रहा हूँ ऐसे, दैट इज 4/3 r(t-2) -8/3 r(t-5) एंड +4/3 r(t-8). तो जब आप x1 माइनस x2 करेंगे जिससे कि आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा आपके x ऑफ t पीरियोडिक फंक्शन का, तो इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ t दैट इज x1t माइनस x2t, ये वैल्यू, ये +1 वाला रैम्प तो ये है नहीं, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 4/3 r(t+1). अब देखिए ये -8/3 r(t-5) और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो उसका साइन नेगेटिव कर देते, तो उसको लिख दिया हमने -4/3 r(t-2). ये दोनों पार्ट तो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास है t-8 पहले लिख देते हैं हम, तो ये प्लस साइन हम माइनस कर रहे हैं x1 में से, तो ये आ जाएगा -4/3 r(t-8) और फिर ये हम लिखेंगे +4/3 r(t-11). तो अगर आप देखें तो आपके पास 4 रैम्प फंक्शंस हैं। पहला रैम्प -1 पर आएगा, दूसरा +2 पर आएगा, तीसरा +8 पर आएगा, चौथा +11 पर आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर बहुत फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में बहुत टाइम लेकर हमने किया है। तो हो सकता है कि जो लोग
डायरेक्टली देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे चीज़ों को तो डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल आप रहेंगे। तो चलिए, अगर जैसे हमने इसको नेक्स्ट पेज पर अगर ले लिया, ठीक है, मैं इसको जो भी चीज़ें नहीं दिख रही है उसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास था टी, नेक्स्ट क्या हमारे पास टी माइनस टू, टी माइनस एट, ये हमारे पास है टी माइनस टू, ये टी माइनस एट और ये है टी माइनस 11। तो आपको 4 रैम्प फंक्शंस ड्रॉ करने हैं। पहला रैम्प फंक्शन कहाँ पर आएगा? पहला रैम्प फंक्शन हमारा आ रहा है -1 सेकेंड्स पर, तो ये हमारे पास -1 सेकेंड्स पर एक रैम्प आएगा, +2 सेकेंड्स पर एक रैम्प आएगा, +8 सेकेंड्स पर एक रैम्प आएगा और +11 सेकेंड्स पर एक रैम्प आएगा। ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है। तो आप अगर देखें, जो पहला रैम्प आ रहा है उसका स्लोप है 4/3, तो हमने 4/3 स्लोप से यहाँ तक प्लॉट कर दिया। टाइम में हम 3 सेकेंड्स चल रहे हैं और स्लोप 4/3 है, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 4/3 इंटू 3 से ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 4, 3 और 3 कैंसिल। स्लोप है इस लाइन का 4/3 और हम 3 यूनिट्स चल रहे हैं टाइम में -1 से 2 तक, इसलिए आपने देखा कि वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीज होकर, तो 0 से इंक्रीज होकर ये वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसके बाद जो रैम्प आया उसका स्लोप -4/3, तो नेट स्लोप कितना हो गया? +4/3 -4/3 से नेट स्लोप हो गया 0, मतलब इसके बाद फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक अगला रैम्प नहीं आता। अगला जब रैम्प आया तो उसका स्लोप है -4/3, मतलब इसके बाद -4/3 रैम्प स्लोप से हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी। कब तक डिक्रीज होगी? हम टाइम में कितना चलने वाले हैं? अगला जो फंक्शन आने वाला है 11 पर, मतलब हम 3 यूनिट्स टाइम में चलेंगे, तो फिर से 4/3 स्लोप है माइनस, और 3 यूनिट्स चलेंगे तो वैल्यू 4 डिक्रीज कर जाएगी। आप अभी 4 पर हैं तो 4 से 4 डिक्रीज करके वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 0 पर। और इसके बाद जो रैम्प आया उसका स्लोप है +4/3, तो अभी हमारा नेट स्लोप था -4/3, इसमें जब 4/3 ऐड करेंगे तो अब हमारा स्लोप कितना हो जाएगा? 0, मतलब फंक्शन हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा 0 पर। तो इसलिए मैंने कहा कि यही शेप मिलना था जब आप दो ट्राइंगल फंक्शंस को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो यही मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ट्राइंगल है वो ये पोर्शन है, ये हट जाएगा जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इतना शेप हमारे पास बचा हुआ रह जाएगा। तो अब हमें इस फंक्शन की एक टाइम पीरियड की वैल्यू बता दी गई, ठीक है, मतलब जो एक्स ऑफ टी हमारा फंक्शन है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन ऐसा है। टी के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्स ऑफ टी को देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन ऐसा दिखता है। -1 से ये वैल्यू है 2 सेकेंड्स, ये हमारी वैल्यू इंक्रीज होकर 4 तक पहुंच रही है। उसके बाद ये फंक्शन कांस्टेंट रहा 2 सेकेंड से 8 सेकेंड्स के बीच में, और फिर ये फंक्शन हमारा डिक्रीज होकर 0 हो गया। ये एक टाइम पीरियड है, और अगर पीरियोडिक है तो हमारा फंक्शन ऐसे ही अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो हमारा फंक्शन फिर से हमें ऐसा दिखेगा, इस टाइप का हमारा ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम -∞ टू +∞, ऐसा हमारा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम -∞ टू +∞। अब हमें इस पीरियोडिक फंक्शन के क्या चाहिए? RMS वैल्यू हमें चाहिए। तो RMS वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखी? हमने लिखी RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू √, और पावर को लिखा हमने एनर्जी इन 1 पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो अगर हमें सबसे पहले इस सिग्नल का टाइम पीरियड पूछा जाए तो इसका एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है -1 से लेकर कहाँ तक में? 11 तक में, मतलब ये तो पता चल गया कि इसके टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? 12 है। -1 से लेकर 11 तक का डिस्टेंस कितना है? 12। अब इस बीच में हम एनर्जी निकालनी है, तो अगर आप इस बीच में आपका जो एक टाइम पीरियड की एनर्जी आपको निकालनी है, तो एक टाइम पीरियड में आपका ये फंक्शन है, इसको अगर आप 3 पार्ट से बांट दें जो कि आपको नॉन ओवरलैपिंग पार्ट दिख रहे हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट आपका E1, एक ये पार्ट E2, ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है आपस में, तो और एक ये हमारे पास E3। तो ऐसे अगर आप 3 पार्ट से बांट देंगे एक टाइम पीरियड को, तो एक टाइम पीरियड की टोटल एनर्जी के लिए आप E1, E2, E3 तीनों निकाल कर ऐड कर दीजिए, तो आपको एक टाइम पीरियड के लिए फंक्शन की एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या है हमारे पास? हमें E1 + E2 + E3 करना है, तो हमें एक टाइम पीरियड की एनर्जी मिल जाएगी, उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो पावर मिल जाएगा, और पावर का स्क्वायर रूट लेंगे तो RMS वैल्यू मिल जाएगी। अब एक टाइम पीरियड में ये जो फंक्शन है जैसे E1, ये एक हाफ ट्राइंगल है। अभी हमने क्या लिखा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगुलर फंक्शन है, तो अगर ये कंप्लीट ट्राइंगल है तो 2a² τ/3 इसकी एनर्जी है। अगर एक हाफ ट्राइंगल दिखेगा तो एनर्जी कितनी है? a² τ/3। तो इसलिए यहां से अगर हम कैलकुलेट करें अब इसकी एनर्जी, तो यहां से देखिए इस एनर्जी E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a मतलब एम्पलीट्यूड है इसका 4, तो हाफ ट्राइंगल है तो a² τ/3 लिखना है हमें, a² τ/3 दैट इज इक्वल्स टू
ए की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर इज 16, टाउ इसकी हाफ विड्थ -1 से लेकर 2 तक, मतलब इसकी हाफ विड्थ कितनी है 3, तो इंटू 3/3 से ये वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, ऐसे ही इस E3 की भी वैल्यू देखेंगे तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, E3 इज इक्वल्स टू अगेन ए स्क्वायर टाउ बाई 3, 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर से एक हाफ ट्राइंगल है, इसके लिए भी ए की वैल्यू 4 है और इसकी भी हाफ विड्थ 3 है, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 16 इंटू 3/3, दैट इज अगेन व्हाट 16। तो ये E1 पता चल गया, E3 पता चल गया। E2 आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर टाउ, E2 ए स्क्वायर टाउ, रेक्टेंगल की एनर्जी ए स्क्वायर टाउ, और रेक्टेंगल के लिए टाउ टोटल विड्थ, तो यहाँ इसकी ए की वैल्यू है कितनी 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 स्क्वायर इज 16 एंड इनटू टाउ की वैल्यू है 6, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 96 आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई एक टाइम पीरियड में, 16 प्लस 16, 16 प्लस 96 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपकी वैल्यू 132 माइनस 4 मतलब 128/12 आएगी। ये आपके पास √128/12, या जिसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 32/3। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मुझे जैसा याद आ रहा है कि 3 पॉइंट नियरली इक्वल्स टू 3.265 ऐसी हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो जो मैंने रेंज रखी थी वो 3 to 3.5 रखी थी, इसलिए मुझे याद है। तो रेंज इसकी कितनी है 3.3 से लेकर 3.5 तक। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी RMS वैल्यू पूछी जाए तो आपको वो जो इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है उससे आप इसमें 3 इंटीग्रेशंस लेने पड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। ये भी स्ट्रेट लाइन आपका जो इसका इंटरसेक्शन है वो सब बहुत सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ती, बहुत सारे मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इजीली आपके पास रिजल्ट आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला गया कंसिडर अ सिग्नल x ऑफ t शोन इन फिगर इफ x ऑफ t कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम x ऑफ t को सिग्नम फंक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ऐसा हमारे पास फंक्शन आ रहा है। तो पूछा गया इस कांस्टेंट a की वैल्यू कितनी होगी। अब हमने ये देखा था कि जिस फंक्शन को भी हम स्टेप फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं उन सभी फंक्शंस को हम सिग्नम फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या लिखते हैं आप, सिग्नम ऑफ t इज इक्वल्स टू 2ut माइनस 1, जिससे कि आपने लिखा था कि हम ut को क्या लिख सकते हैं, सिग्नम ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सिग्नम ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ t है तो यहाँ t है, मान लीजिए आपको t नहीं चाहिए, u ऑफ t प्लस 5 चाहिए, u ऑफ t माइनस 7 चाहिए, तो जो भी यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर यहीं पर हम t को रिप्लेस कर दें t प्लस माइनस t नॉट से, तो जो भी यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वही चीज़ यहाँ पे ही आपको लिखनी है। तो सिग्नम ऑफ t प्लस या माइनस t नॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप किसी फंक्शन को स्टेप फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसके बाद उसी फंक्शन को हम सिग्नम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन को डायरेक्टली स्टेप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, बस स्टेप वहां आता है जहां पर वैल्यू में सडन चेंजेस हैं। आपको दिखा कि ये फंक्शन का शेप ये कांस्टेंट रहा, सडनली चेंज हुआ, कांस्टेंट रहा, सडनली डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट, सडन चेंज, कांस्टेंट, सडन चेंज, अगेन कांस्टेंट। तो जहां जहां पर अपवर्ड या डाउनवर्ड एरोज हैं वहां वहां पर हम स्टेप फंक्शंस लिखते हैं और उसका एम्पलीट्यूड कितना लिखते हैं, जितनी हमें वहां पर वैल्यू में चेंज दिख रही है वैल्यू। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि ये सभी चीजें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। तो यहां से अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू, पहला फंक्शन t इज इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट हो रहा है, पहला आपको एरो दिख रहा है अपवर्ड 3 पर, तो हमने लिखा चेंज कितने का आया, 3 के जस्ट पहले वैल्यू 0 थी, जस्ट बाद में वैल्यू 40 हो गई, मतलब 40 का चेंज आया। तो लिखेंगे आप 40 u ऑफ t माइनस 3, फिर आप लिखेंगे 5 सेकेंड्स पर कितने का चेंज आ रहा है, 40 से वैल्यू चेंज होकर 20 हो गई, मतलब माइनस 20 का चेंज आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, t माइनस 5 पर, तो क्या लिखा आपने u ऑफ t माइनस 5। नेक्स्ट आपको दिखा प्लस 20 का चेंज कहाँ पर, 7 पर, तो आपने लिखा t माइनस 7, और फिर आपको दिख रहा है माइनस 40 का चेंज कहाँ पर, 9 पर, तो आपने लिखा माइनस 40 u ऑफ t माइनस 9। अब इन सभी स्टेप फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नम में, जो स्टेप में है सिग्नम में भी वही लिखना है और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो इस x ऑफ t को क्या लिख सकते थे हम, 40 इंटू, पहले हमने इस सिग्नम फंक्शन को लिखा तो हम स्टेप फंक्शन को, तो हमने लिखा u ऑफ की जगह सिग्नम ऑफ t माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर ऐसे ही हमने लिखा माइनस 20 के साथ इस फंक्शन को हमने लिखा सिग्नम ऑफ t माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने इसको लिखा नेक्स्ट प्लस 20 सिग्नम ऑफ t माइनस 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
2 और इस लास्ट फंक्शन को हमने लिखा -40 इंटू सिग्नम ऑफ t माइनस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये भी आपको मैंने बताया है कि जैसे अगर ये कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, अगर आपने इसको स्टेप फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट किया तो अगर आप सभी स्टेप के एम्पलीट्यूड्स ऐड कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसको आप चेक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 40 माइनस 40 0 माइनस 20 प्लस 20 0। ऐसे ही अगर आप सिग्नम के टर्म्स में लिखेंगे तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ से आपको मैं एक बार ओपन करके दिखाई देता हूँ, तो ये एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाती, 40/2 इज 20, तो हम लिख सकते थे इसको 20 सिग्नम ऑफ t माइनस 3 और प्लस 20, यहाँ से -10 आ जाएगा सिग्नम ऑफ t माइनस 5 माइनस 10, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा, इसी के रनिंग में मैं लिख रहा हूँ, ये प्लस 10 है तो लिखेंगे 10 सिग्नम ऑफ t माइनस 7 प्लस 10, और लास्ट में ये वैल्यू आ जाएगी -20 सिग्नम ऑफ t माइनस 9 एंड -20। तो ये हम बात कर रहे थे कि अगर आपने करेक्टली एक्सप्रेस किया तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है वो सभी 0 हो जाएंगे। आप अगर देखेंगे एडअप होकर तो ये +20 और ये -20 कैंसिल हो गया, ये -10 और ये +10 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी मिली, 0। तो अब आपके पास ये सिग्नल है 20 सिग्नम ऑफ t माइनस 3 -10 +10 एंड 0 सो ऑन। तो अब आपको देखना है कि सिग्नम ऑफ t माइनस 3 यहाँ भी लिखा है, t माइनस 5 t माइनस 7 t माइनस 9 यही चीज़ है। अब लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कुछ कॉमन कर दिया जिससे कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 हो गई। तो सिग्नम ऑफ t माइनस 3 की वैल्यू कोफिशिएंट 20 था, ये 0.2 कैसे हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कितना कॉमन कर लें, अगर आप यहाँ से 100 कॉमन कर लेते तो आपको दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते थे 0.2 इंटू सिग्नम ऑफ t माइनस 3, और अगर आपने 100 कॉमन किया तो ये हो जाता -0.1 सिग्नम ऑफ t माइनस 5, ये वैल्यू हो जाती +0.1 सिग्नम ऑफ t माइनस 7, और ये वैल्यू हो जाती -0.2 सिग्नम ऑफ t माइनस 9। तो अगर आप देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम एक्सप्रेशन लिखा है। तो कांस्टेंट a आपने आइडेंटिफाई कर लिया, a की वैल्यू कितनी है, 100, तो इसलिए a इज इक्वल्स टू 100 आपका करेक्ट ऑप्शन था। 99 से लेकर 101 तक आपके पास रेंज था, उस रेंज में आपने आंसर किया होगा। वैसे जब गेट में ये क्वेश्चन आएगा तो 100 to 100 ही इसका रेंज आएगा, इसमें कोई आपको मार्जिन नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास फिर एक क्वेश्चन है जिसमें फिर से मैंने आपको बार बार, अभी ये अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि किस तरह बिना सिग्नल प्लॉट किए हम उस सिग्नल की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फाइंड करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। आपसे बोला गया कि एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है ऐसा, ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल फंक्शन के प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है। दूसरा फंक्शन वाई टी डिफाइन किया गया एक्स ऑफ टी पर एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग अप्लाई करके। तो पूछा गया वैल्यू ऑफ वाई टी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड से। अगर आपके पास ये वाई टी है जिसकी वैल्यू है 2 टाइम्स एक्स ऑफ -3t + 4, तो अगर आपसे वाई टी की वैल्यू 1 सेकेंड्स पर पूछी गई, मतलब आप अगर यहाँ पर t की जगह 1 सेकेंड्स पुट करेंगे तो दूसरी तरफ भी पुट कर दीजिए 1 सेकेंड्स, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 इंटू एक्स ऑफ -3 इंटू 1 दैट इज -3 एंड +4। मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 इंटू एक्स ऑफ +1 के बराबर है। तो आपको ये पता चल गया कि एक्स ऑफ टी फंक्शन की जो भी वैल्यू 1 सेकेंड्स पर होगी, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि पूछा गया है, इस वाई टी फंक्शन की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है, इस एक्स ऑफ टी फंक्शन की वैल्यू चाहिए 1 सेकेंड्स पर। तो अगर आपने लिखा है कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू है आपके पास 4 रेक्टेंगल ऑफ t/4 इंटू ट्राइंगल ऑफ t/4, तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू आपको 1 सेकेंड्स पर चाहिए तो एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आपने 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 रेक्टेंगल ऑफ 1/4 दैट इज 0.25 इंटू ट्राइंगल ऑफ अगेन व्हाट 0.25। तो फिर से देखिए, रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर फंक्शन की वैल्यूज आपको कहाँ पर चाहिए, 0.25 सेकेंड्स पर। आपको बार बार मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि हमारे पास ये है ट्राइंगुलर फंक्शन जिसको हमने कहा ट्राइंगल ऑफ टी, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू +1, टी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू -1, जिससे कि हमने कहा कि इस ट्राइंगल ऑफ टी का एक्सप्रेशन जो आता है वो ऐसा आता है 1 - t, किसके लिए, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, और 1 + t किसके लिए, सॉरी इट इज 0 से 1 के बीच में, और ये -1 से 0 के बीच में। तो अगर आपको ट्राइंगल ऑफ 0.25 चाहिए तो किस रेंज में लाई कर रही है वो वैल्यू, 0.25 यहाँ। वैसे भी आपको पता था कि अगर इस लाइन का स्लोप -1 है
तो अगर आपको 0.25 सेकेंड्स यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो 0 से 0.25 चलने में आपको 0.25 यूनिट चलना पड़ेगा, तो उतनी ही वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो 1 माइनस 0.25 करेंगे तो वैल्यू आपको 0.75 मिल जाएगी। इसलिए या यहाँ से देख लीजिए, ट्राइंगल ऑफ 0.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रीजन को फॉलो कर रहा है तो 1 माइनस 0.25 से ये वैल्यू हो जाएगी 0.75, जिसको कि आप 3/4 लिख सकते हैं। और ये आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन है, यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन, जो कि माइनस 0.5 से प्लस 0.5 टी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है विथ वैल्यू 1। ये आपका रेक्टेंगल ऑफ टी। तो आपको दिख रहा है कि माइनस 0.5 से प्लस 0.5 के बीच में कोई भी हम टी की वैल्यू लेंगे, रेक्टेंगल ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब रेक्टेंगल ऑफ 0.25 की वैल्यू कितनी है, 1 है। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आ गया, 4 इंटू ट्राइंगल ऑफ 0.25 की वैल्यू 3/4 और रेक्टेंगल ऑफ 0.25 की वैल्यू, पहले मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 3/4। 4 और 4 कैंसल्ड, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारे y1 की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स x ऑफ 1 है। x ऑफ 1 आपने कैलकुलेट कर लिया 3, देयरफॉर y ऑफ 1 इज व्हाट, y ऑफ 1 इज 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर 6 था। रेंज मैंने 5.9 से 6.1 दिया था। फिर से गेट में क्योंकि इंटीजर नंबर है तो कोई रेंज आपको नहीं मिलेगी, 4 से 4 ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और सिग्नल है, x ऑफ टी डेल टी बता दिया गया आपको, ठीक है। तो पूछा गया था एरिया अंडर द फंक्शन वाई टी इज इक्वल्स टू, क्या होगी ये वैल्यू। देखिए आपसे जो बोला गया वाई टी, क्या है आपका वाई टी, समेशन फ्रॉम के इज इक्वल्स टू 1 to 10 एक्स ऑफ टी बाई के, जहाँ एक्स टी डेल टी है, मतलब ये एक्स ऑफ टी बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ टी बाई के लिख सकते हैं। इस समेशन को ओपन कर दीजिए, के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक पुट करते हुए इसको ओपन कर दीजिए, मतलब क्या आएगी वैल्यू, डेल ऑफ टी बाई 1 दैट इज डेल ऑफ टी, डेल ऑफ टी बाई 2 दैट इज, ये आपके पास है डेल ऑफ टी बाई 2, फिर आपके पास क्या आएगा, डेल ऑफ टी बाई 3। ऐसे करके आपको वैल्यू कहाँ तक लेनी थी, ऐसे करके आपको वैल्यू डेल ऑफ टी बाई 10 तक लेनी थी, ठीक है। और आपको क्या पता है, आपको इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है कि डेल ऑफ अल्फा टी, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा इंटू डेल ऑफ टी। ये देख लिया हमने। तो ये सभी आपको जो दिख रहे हैं, ये सभी आपको इम्पल्स फंक्शन पर स्केलिंग दिख रही है। यहाँ पर डेल ऑफ अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1/3 है, अप टू 1/10 तक हमें लेना। तो इस रिजल्ट से जो डेल ऑफ टी बाई 2 होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1/2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डेल टी हो जाएगी। समझ रहे हैं सभी लोग। डेल ऑफ टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डेल टी। ऐसे ही डेल ऑफ टी बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 डेल टी एंड सो ऑन। मतलब ये जो रिजल्ट है आपका, जो वाई ऑफ टी नाम से फंक्शन है, ये डेल टी को तो डेल टी ही लिखेंगे, डेल ऑफ टी बाई टी को आपने लिखा टी बाई 2 को 2 डेल टी, डेल ऑफ टी बाई 3 को आपने लिखा 3 डेल टी, 4 डेल टी। ऐसा आपको कहाँ तक लेना था, ऐसा आपको लेना था प्लस 10 डेल टी तक। तो अगर आप सभी में से डेल टी कॉमन कर लें, आपसे इस पूरे फंक्शन का एरिया पूछा गया, तो एरिया पूछा गया तो आपके पास या तो आप एक साथ इसको कन्वर्ट कर लें पहले कि अगर आपने डेल टी सब में से कॉमन कर लिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + अप टू 10। और ये रिजल्ट आपको पता होगा कि अगर हम 1 + 2 + 3 अप टू n तक अगर हम लिखते हैं तो ये वैल्यू होती है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल टी इंटू, हम डेल टी का कोफिशिएंट एक्चुअली लिख रहे हैं, इसको हमें पहले लिखना चाहिए, एक ही चीज़ है, इसको हम यहाँ से हटाकर मान लीजिए इसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये डेल टी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 + 2 अप टू n, n की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 + 1 दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल ऑफ टी। मतलब ये वैल्यू आ गई 55 डेल ऑफ टी। और आपको पता है कि अगर इम्पल्स फंक्शन में कोई स्केलिंग नहीं है तो उसके पीछे जो चीज़ लिखी हुई है कांस्टेंट, वही उसका एरिया है। तो इसलिए इस वाई टी फंक्शन के टोटल एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। तो रिजल्ट कितना है इसका, 55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 55 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ये सभी इम्पल्स फंक्शन से इन सभी का एरिया ऐड कर लिया, बस आप ये समझ लीजिए। तो एक ही पॉइंट पर इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, एक तो छोटा सा क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इससे आपको ये समझ में आया कि एक इंस्टेंट पर एक से ज़्यादा इम्पल्सेस आ सकते हैं, तो टोटल एरिया उन सभी इम्पल्सेस के एरियाज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये 15th क्वेश्चन है, एनईटी का ये 8th क्वेश्चन है। बोला गया आपसे, इन अ कोड लैंग्वेज रेक्टेंगुलर वर्ड इज यूज्ड फॉर इवन, ठीक है। जहां मतलब रेक्टेंगुलर वर्ड है, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है,
रेक्टेंगुलर का मतलब है इवन, ठीक है। मीनिंग्स ऑफ विड्थ एंड एम्पलीट्यूड आर इंटरचेंज। जहां पर विड्थ लिखा होगा उसका मतलब है एम्पलीट्यूड, और जहां पर एम्पलीट्यूड लिखा होगा उसका मतलब है विड्थ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आपका सही करने की कोशिश की है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको देते रहूंगा। आर इंटरचेंज्ड एंड इम्पल्स वर्ड इज यूज्ड फॉर ट्रायंगुलर, मतलब जहां पर हमारा इम्पल्स लिखा हुआ है उस इम्पल्स का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर। इम्पल्स का मतलब है ट्रायंगुलर, ठीक है। तो पूछा गया आपसे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, पहले हम लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ इम्पल्स फंक्शन ऑफ हाफ एम्पलीट्यूड 6 एंड विड्थ 12 सेंटर्ड एट 3, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए मैं लिखते चलता हूँ। रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ लिखा है तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, इवन। तो मतलब जो हमसे रिक्वायर्ड पूछा गया है वो क्या पूछा गया, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रेक्टेंगुलर पार्ट का मतलब हो गया इवन पार्ट ऑफ, इवन पार्ट ऑफ, ठीक है। क्या बोला गया, इंपल्स फंक्शन, इंपल्स का मतलब क्या होता है, ट्रायंगुलर। तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगुलर फंक्शन, ट्रायंगुलर फंक्शन, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इंपल्स फंक्शन ऑफ हाफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, विड्थ। तो हम लिखेंगे ऑफ हाफ विड्थ, हाफ विड्थ कितनी है, हाफ विड्थ 6, एंड लिखा हुआ है आपके पास विड्थ 12। तो विड्थ का मतलब क्या है, विड्थ का मतलब है एम्पलीट्यूड, विड्थ का मतलब है एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड कितना गिवन है आपको, 12, ठीक है। कहां पर बोला गया, सेंटर्ड एट 3, सेंटर्ड एट 3, सेंटर्ड एट 3। तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स इस। अब ये क्वेश्चन है आपका, एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि इवन पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर फंक्शन ऑफ हाफ विड्थ, हाफ विड्थ को ही टाउ कहते हैं आप ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए। तो इवन पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर फंक्शन ऑफ हाफ विड्थ 6 एंड एम्पलीट्यूड 12 सेंटर्ड एट 3, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगुलर फंक्शन जब आप लिखते हैं ए ट्रायंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू है 12, हमें जो सिग्नल प्लॉट करके देखना है जिसका इवन पार्ट आपसे पूछा गया वो मान लीजिए हम एक्स ऑफ टी लिख देते हैं इसको, कि हमें इस एक्स ऑफ टी का इवन पार्ट पूछा गया। तो इस एक्स ऑफ टी में एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 12, ठीक है। सेंटर्ड है वो टी 3 पर, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ऑफ टी माइनस 3, और हाफ विड्थ गिवन है उसकी कितनी, 6 डिवाइडेड बाई 6। इस फंक्शन के हमें इवन पार्ट की वैल्यू चाहिए, कहाँ पर चाहिए, टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पर हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब फिर से देखिए, अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करते, हमें पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी, दैट इज हमने कैलकुलेट किया 12 रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस 3 बाई 6, या टी माइनस 6 बाई 3 था, हाफ विड्थ 6 है तो ठीक है, टी माइनस 3 बाई 6 एट, कहाँ पर पूछा गया, टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू हमसे 6 सेकेंड्स पर ये वैल्यू पूछी गई। तो अगर हम किसी फंक्शन का इवन पार्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये रिजल्ट पता है, इवन पार्ट की वैल्यू क्या होती है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब अगर हम इस एक्स ऑफ टी को देखें तो उसको प्लॉट करना भी हमें आता है। हमारा जो फंक्शन है वो सेंटर्ड है टी इज इक्वल्स टू 3 पर, ये टी इज इक्वल्स टू 3 पर सेंटर्ड है। हाफ विड्थ 6 है, मतलब दोनों तरफ 6 विड्थ लेनी है, मतलब हमने टी इज इक्वल्स टू सेंटर्ड 3 पर एक ट्राइंगल बना दिया जिसकी दोनों तरफ विड्थ 6 है, मतलब ये 9 है और ये -3, ठीक है। ये -3 से -3 6 विड्थ, ये 3 से 6 आगे 9, और एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 12 है। अब हमें इस फंक्शन का इवन पार्ट चाहिए, ठीक है। फिर से अगर हमें कंप्लीट इवन पार्ट चाहिए होता तो हम बिल्कुल इस x ऑफ टी का टाइम रिवर्सल लेकर x ऑफ माइनस टी प्लॉट करते, फिर दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते, तो हमें दिखता है कि कैसा इवन पार्ट दिख रहा है। लेकिन क्या आपको इवन पार्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है, नहीं। आपसे सिर्फ क्या बोला, इस इवन पार्ट की वैल्यू हमें कहाँ पर चाहिए, हमें इस इवन पार्ट की वैल्यू चाहिए टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पर। तो अगर हम इस इवन पार्ट की वैल्यू 6 सेकेंड्स पर चाहते हैं तो यहाँ अगर हमने टी इक्वल्स टू 6 पुट किया तो यहाँ भी 6 पुट कर दीजिए, एक्स ऑफ 6 प्लस एक्स ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको एक्चुअली क्या चाहिए, ये वैल्यू बस चाहिए। अब इसके लिए भी इस प्लॉट के थ्रू जाने से अच्छा क्या है, अगर आप एक्स ऑफ टी की वैल्यू लिख रहे हैं, अगर आपका एक्स ऑफ टी है 12 रेक्टेंगल ऑफ 12, इट इज नॉट रेक्टेंगल, इट इज व्हाट, इट इज ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ टी माइनस 3 बाई 6। तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए 6 सेकेंड्स पर, तो यहाँ 6 पुट किया, यहाँ भी 6 पुट कर दीजिए, तो 12 ट्राइंगल ऑफ 6 माइनस 3 इज
3 एंड 3/6 इज 0.5। अगर हमने यहाँ पर 6 पुट किया तो 6 - 3 से हमें वैल्यू मिली 3 और 3/6 से हमें वैल्यू क्या मिली 0.5। ऐसे ही अगर आपको x ऑफ -6 भी चाहिए तो x ऑफ -6 क्या होगा? अगर हम यहाँ पर -6 पुट करते तो हमें क्या वैल्यू मिलती? 12 ट्राइंगल ऑफ, ये -6 - 3 मतलब क्या हो जाता? -9। -9/6 को आप -1.5 लिख सकते हैं। तो फिर से आपको ट्रायंगुलर फंक्शन जो होता है, यूनिट ट्रायंगुलर फंक्शन, उसकी वैल्यू 0.5 पर चाहिए और उसकी वैल्यू 1.5 पर चाहिए नेगेटिव में। ये आपका ट्रायंगुलर फंक्शन यहीं पर मैं अगर शो कर दूं, ये आपका ट्रायंगुलर फंक्शन जिसको आपने कहा कि इसको हम लिखते हैं ट्रायंगल ऑफ टी। ये -1 से +1 तक हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है और इस फंक्शन की वैल्यू को हमने अभी अभी फिर से डिफाइन किया था कि इसको हम लिख सकते हैं 1 - t 0 से 1 सेकेंड्स के बीच में और 1 + t -1 से 0 सेकेंड्स के बीच में। ठीक है, इसके अलावा ये फंक्शन क्या है? ज़ीरो है अदरवाइज। तो अगर आप इस डेफिनेशन से देखेंगे तो x ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 ट्राइंगल ऑफ 0.5। तो ट्राइंगल ऑफ 0.5 इस रेंज में लाई करेगा, तो 1 - 0.5 से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो ये रिजल्ट कितना हो गया? 12 × 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और ट्राइंगल ऑफ -1.5 की वैल्यू क्या होगी? दिख रहा है आपको -1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कितना है? 0। मतलब ट्राइंगल फंक्शन में -1.5 की वैल्यू है 0। तो 12 × 0 से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 0। ये दोनों वैल्यूज बस पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट आ गया? x t जो था उसके इवन पार्ट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, x ऑफ 6 इज 6 एंड प्लस x ऑफ -6 इज 0 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो रिजल्ट कितना आ गया? 3। तो ये आपका फाइनल आंसर था। तो इस तरह से अगर आप, जैसा मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आप समझें चीज़ों को, कि अगर आपसे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बस वैल्यू पूछी गई है तो पूरा फंक्शन प्लॉट नहीं करना। अब देखिए इसमें ये चीज़ दो बार यूज़ हुई। एक बार तो हमें जो फाइंड करना था x इवन ऑफ t, हमने यहाँ पर t इक्वल्स टू 6 पहले पुट किया और फिर हमने देखा कि x ऑफ 6 फाइंड करना है, तो जो फंक्शन था उसको भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली इसके डेफिनेशन में हमने 6 पुट करके देख लिया। तो अगर आप ये 15 क्वेश्चंस आज आपने अच्छे से ध्यान से देखे हैं तो इसका रिजल्ट तो आपको पता चल गया। आंसर कितना है इसका? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर कितना है? 3 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चंस बता दिए और आप लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट भी किया था। अभी ज़्यादातर लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। फिर भी जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया, मुझे बहुत खुशी है कि आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स ऑलमोस्ट सभी के आए। तो अगर नॉर्मल कोई स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है 50% लाना इतना आसान नहीं होगा। और आप लोग 50% से बहुत ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि रिवीजन के लिए आपको थोड़ा सा कम टाइम मिल पाया था। डेली हमारी क्लासेस क्योंकि लग रही हैं तो प्रोसीजर हमारा यही रहेगा और वीक में आपको एक नहीं 2 टेस्ट होंगे। जैसे आपको बता दिया मैंने कि कल आपका एक और टेस्ट है संडे को, और ये टेस्ट जो बाकी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए भी बता दूं मैं कि ये टेस्ट फ्री है आप लोगों के लिए भी। आप पैडवॉक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में आप ये टेस्ट 2 मैं फ्री कर दूंगा, जिससे कि आप इंटरफेस को थोड़ा सा चेक कर पाएँ। और वैसे आप मोबाइल पर भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल में कभी कभी आपको इमेज फॉर्म में क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो स्क्रॉल करना पड़ेगा लेफ्ट राइट, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन जब आप उसको पीसी में या लैपटॉप में अगर देंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबली आपको पूरी इमेज एक बार में दिख जाएगी। तो चलिए फिर इस टेस्ट 1 के सॉल्यूशन से, अगर आपने जैसे जो डेमो लेक्चर्स डले हुए 4 डेमो लेक्चर्स अगर उनको आपने देख लिया होगा तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ से भी क्लियर हो गए होंगे। तो कल के जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा वो आपके एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स पर क्वेश्चंस होंगे, पीरियोडिसिटी पर क्वेश्चंस होंगे और यही बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स पर और कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा कि जब आपने फर्स्ट टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि कहाँ पर आपसे क्या गलतियाँ हुई, तो उसको रेक्टिफाई कीजिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिएगा। तो बताइएगा मुझे आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, मैचिंग टू गेट लग रहा है या नहीं। और जब मैं क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर आप गेट के लेवल को छोड़ देते हैं, लेंदी क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा वैसा। तो आप कोई कुछ भी बोले उससे आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। गेट में जो क्वेश्चन आएंगे मैं कैसे बता सकता हूँ गेट में क्या आएगा? मैं आपको उस लेवल तक प्रिपेयर कर सकता हूँ कि गेट में कुछ भी आए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप क्रैक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप इजीली विद इन टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपलोड करूँगा टेस्ट 2 के सॉल्यूशन वीडियो को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 डेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा 21st लेक्चर होगा आज। तो विदाउट ब्रेक हम आज भी लेक्चर लेंगे और अपनी इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेंगे। तो जो लोग भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं पढ़ाई में, मेरे साथ जुड़ जाइए। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्योर टीचिंग होगी,
कुछ शो ऑफ, कोई दिखावे वाली चीज़ कुछ नहीं होगी। तो अगर आप ऐसी टीचिंग को एंजॉय करते हैं तो बिल्कुल आप वेलकम है आपका पैडवॉक में। पेशेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 आवर्स की क्लासेस होती हैं, विदाउट ब्रेक होती हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और डेफिनेटली सर्टिफाइड कोर्स है यहाँ पर। मोर देन 70 टेस्ट मैं आपके लेने वाला हूँ गेट के एग्जाम से पहले। तो अगर आप मेरे 70 टेस्ट को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको मेरी तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको गेट में क्वालिफाई करने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, और अच्छे मार्क्स तक आप जाएंगे अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।